राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो के अंदर। तो आज हम पूरी यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं 3004, जो कि हमारा सब्जेक्ट है। उसका नाम है अपना इलेक्ट्रिकल मोटर एंड ट्रांसफॉर्मर्स। तो ट्रांसफॉर्मर की अपनी वीडियो बन चुकी है। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल मोटर्स की, मतलब कि मशीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो मशीन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कैसी मशीन होती है, तो वो सब अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। पूरी यूनिट को अपन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डीसी जनरेटर के बारे में। तो डीसी जनरेटर का पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, जैसे कि उसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, उसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे, और हर एक पार्ट्स का थोड़ा डिटेल में अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना जो यूनिट फर्स्ट, इसका नाम है डीसी जनरेटर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मशीन की। तो मशीन के अंदर क्या होता है कि मशीन जो होती है उसके अंदर एक तो मोटर आती है और एक आता है जनरेटर। तो अपन बात करेंगे जनरेटर की भी और बात करेंगे मोटर की भी। तो सबसे पहले अपन डीसी जनरेटर की बात करेंगे। तो मशीन के अंदर मोटर और जनरेटर आते हैं। और मशीन के अंदर क्या आता है कि जो रोटेटिंग पार्ट होता है ना, किसी भी मशीन का या फिर किसी भी मोटर का जो रोटेटिंग पार्ट होता है ना, उसकी अपन बात करेंगे। और हमेशा जो मशीन होती है वो या तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, या फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब कौन सा जो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, उसकी अपन आज बात करने वाले हैं। तो मशीन दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो होती है जनरेटर, एक होती है मोटर। और एक होती है डीसी मशीन, एक होती है एसी मशीन, ठीक है। डीसी होती है जो डायरेक्ट करंट के लिए होती है, और एसी मशीन होती है वो अल्टरनेटिंग करंट के लिए होती है, ठीक है। तो डीसी मशीन की बात करें तो उसके अंदर इनपुट या आउटपुट में से एक भाग जो है ऐसी विद्युत आवश्यक है उसके अंदर, मतलब कि उसको एक पार्ट को जो है डीसी सप्लाई देना जरूरी है, ठीक है, डीसी मशीन के अंदर। और एसी मशीन के अंदर भी सेम है, इनपुट या आउटपुट में से एक भाग जो है एसी करंट जरूरी है, चाहे वो तो आप इनपुट को दे दो या आउटपुट में से आप ले लो, तो वो एसी मशीन कहलाएगी, ठीक है। और मोटर की रेटिंग जो होती है ना, हमेशा उसको हमेशा अपन हॉर्स पावर के अंदर मेज़र करते हैं, ठीक है। और जनरेटर की जो रेटिंग होती है ना, उसको अपन किलोवाट के अंदर मेज़र करते हैं, ठीक है। और जो ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार जो एचपी की वैल्यू होती है वो 746 होती है, 746 वॉट होती है, ठीक है, क्योंकि पावर को वॉट के अंदर मेजर करते हैं। और मैट्रिक प्रणाली के अनुसार एचपी की जो वैल्यू होती है ना, वो 735.5 वॉट होती है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी। तो चलिए अब डीसी मशीन के बारे में अपन शुरू करते हैं। तो जो डीसी मशीन होती है ना, इसके अंदर अपना आता है डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। तो अपन आज दोनों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डीसी जनरेटर की। तो डीसी जनरेटर होता है ना, इसको अपन जनरेटर का काम क्या होता है, ये हमेशा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है जनरेटर। और मोटर का काम क्या होता है, ये हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है। और जो जनरेटर होता है ना, इसको अपन प्राइम ओवर या फिर डीजल द्वारा, या इसको मतलब किसी और सोर्स से इसको अपन घुमाते हैं। जब इसको प्राइम ओवर से या किसी चीज़ से घुमाएंगे ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ठीक है। तो अपन डीजल से या प्राइम ओवर से या किसी और अदर सोर्स से अपन इसको घुमाते हैं, तो जनरेटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। और जो डीसी मोटर होती है ना, वो तो अपन को मैकेनिकल एनर्जी देती है, तो उसको डीसी करंट की आवश्यकता होती है, ताकि फिर वो मैकेनिकल एनर्जी अपन फिर मैकेनिकल एनर्जी में कैसे भी अपन यूज़ कर सकते हैं, उससे फैन चला सकते हैं, या फिर अपन कुछ भी मोटर व्हीकल कुछ भी चला सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन की। मैं मशीन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मशीन होती है ना, उसके अंदर अपना जनरेटर भी आता है और मोटर भी आता है। तो जो यहाँ पे अपन कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे मोटर का कंस्ट्रक्शन भी सेम है और जनरेटर का कंस्ट्रक्शन भी सेम है। अगर क्वेश्चन में अगर मोटर का पूछे तो भी यही लिखना है, और जनरेटर का पूछे तो भी यही लिखना है। यही सारे पार्ट सेम है और यही सब कुछ सेम है, ठीक है। अब इसका डिफरेंस भी अपन आगे बढ़ेंगे। तो चलिए डीसी मशीन के अपन कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले आपको जो डायग्राम दिख रहा है ना, ये आपका डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि ये इसकी बनावट है। तो ये इसको कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि जिसकी एंड प्लेट और फ्रंट प्लेट होती है ना, उसको हटा करके अपन सामने से जो देखते हैं ना व्यू, वो ये वाला व्यू है, ठीक है।
इसके अंदर क्या है कि अपन को सबसे पहले अपन को यहाँ पे अपन इसकी बात करें, जो बार वाला फ्रेम है ये गोल सा, ये इसको बॉडी बोलते हैं, योक बोलते हैं या फिर फ्रेम बोलते हैं, जो बार वाला पार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर फिर सबसे ऊपर ये वाली चीज़ जो आती है ये आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं आई बोल्ट। आई बोल्ट। अब इसका इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ ऐसा होता है जैसे कि जो ये मशीन होती है ना, जनरेटर या मशीन, ये काफ़ी भारी होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, पर जो बड़े बड़े होते हैं ना उसमें आई बोल्ट का यूज़ करा जाता है, क्योंकि इनको है ना ऐसे एक जने से मतलब आसानी से इनको उठाया नहीं जा सकता है। तो जब इनको वज़न का मतलब इनमें ज़्यादा होता है तो उठाने की बात आती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात आती है, तो इनको है ना क्रेन की मदद से, जो छोटे हाइड्रोलिक्स होते हैं, क्रेन की मदद से इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। तो उन क्रेन का जो हुक होता है ना उसको इस आई बोल्ट के अंदर लगाया जाता है, फिर इसको एक जगह से दूसरी जगह अपन ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके अदर पार्ट्स की भी अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपना आता है पोल। पोल हमेशा है ना नॉर्थ और साउथ पोल्स जो होते हैं ना ये हमेशा पेयर के अंदर होते हैं। यहाँ पे देखो नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ ऐसे पेयर के अंदर होंगे। ये मिनिमम 2 पोल होते हैं और मैक्सिमम 8 पोल होते हैं। इन सभी पार्ट्स की आगे अपन डिटेल में भी बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे एक बार हल्का सा अपन देख लेते हैं। फिर आते हैं पोल शू। जो पोल के जो आगे वाला शेप होता है ना इसको अपन बोलते हैं पोल शू। अब पोल शू क्यों बोलते हैं? क्योंकि है ना इसका जो आगे वाला शेप होता है ना वो ये सेमी सर्कल जैसा होता है, मतलब कि शू के आकार का होता है, जो अपना शूज़ होता है ना उसके आकार का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं पोल शू। ठीक है, फिर इसके अंदर यूज़ होता है कम्यूटेटर लगा हुआ रहता है, कम्यूटेटर। फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग हमेशा पोल के ऊपर करी जाती है, और फील्ड वाइंडिंग 3 तरह की होती है, सीरीज, शंट और कंपाउंड। ठीक है, इसका भी आगे अपन डिटेल पढ़ेंगे। फिर आता है ये आर्मेचर। ये पूरा जो आपको दिख रहा है ना ये घूमने वाला पार्ट, इसको आर्मेचर बोलते हैं। डीसी के अंदर आर्मेचर बोलते हैं और एसी के अंदर इसको रोटर भी बोलते हैं। ठीक है, और फिर आर्मेचर के अंदर जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग्स जिस पे टिकी होती है ना उसको अपन बोलते हैं शाफ्ट। ठीक है, और आर्मेचर के आगे ही जो है कम्यूटेटर लगा हुआ रहता है। तो ये बेसिक सा कुछ इसका कंस्ट्रक्शन था। अब हर एक पार्ट को अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके जो बार वाले जो बॉडी होती है ना इसकी बात करेंगे। तो जो बॉडी को है ना अपन योक भी बोल सकते हैं और फ्रेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसको है ना स्टार्टर भी बोला जाता है। स्टार्टर से बना होता है और ये स्थिर भाग होता है, ये हिलता नहीं है ना ही ये घूमता है, ये स्थिर भाग होता है मशीन का। अब अपन बात करते हैं स्टार्टर जो होता है जिसको बॉडी योक फ्रेम बोलते हैं, ये स्थिर भाग होता है। ये एक्सटर्नल मैकेनिकल सुरक्षा प्रदान करता है मशीन को, और ये मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। और शेप इसका सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, गोल इसका शेप होता है सिलेंड्रिकल जैसा। ठीक है, छोटी मशीन के अंदर ये कास्ट आयरन का बना हुआ होता है और बड़ी मशीन के अंदर ये कास्ट स्टील का बनाया जाता है, जो बार का फ्रेम होता है वो। ठीक है, पोल को ये आधार प्रदान करता है क्योंकि पोल इसी पर ही टिके रहते हैं। ठीक है, तो ये मतलब इसका बॉडी जो बार वाला मेन फ्रेम था उसके कुछ पॉइंट्स हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोल क्या होते हैं। तो पोल हमेशा पेयर्स के अंदर होते हैं, और पोल का शेप अगर पर्सनल एक पोल की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से होता है। पोल शू होता है, रिविट, मतलब कि इसके अंदर क्या है, ऐसे पतली पतली ब्लेड्स होती है, तो ब्लेड्स को मिला के ये पोल बनाए जाते हैं। तो उन ब्लेड्स को जो मिलाते हैं ना, टाइट करा जाता है, उसको रिविट बोला जाता है। और पोल स्क्रू लगे हुए रहते हैं ताकि इसके अंदर अपन आसानी से उसको लगाया जा सके। ठीक है, अब जो बात करते हैं, जो मिनिमम पोल होते हैं ना वो 2 होते हैं और मैक्सिमम पोल 8 होते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपन किसी मशीन के अंदर यूज़ लेंगे तो 8 पोल लगा सकते हैं, और कम से कम 2 तो यूज़ करने ही होते हैं, क्योंकि पोल पर हमेशा ये पेयर के अंदर होते हैं। ये नॉर्थ साउथ ऐसे पेयर के अंदर चलते हैं, कभी भी सिंगल आपको पोल नहीं मिलेगा। पोल पर हमेशा फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। फील्ड वाइंडिंग 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सीरीज, शंट और कंपाउंड। ठीक है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग और कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग। सीरीज होती है, शंट के अंदर पैरेलल होता है, और कंपाउंड जो होती है वो मिक्सचर होती है सीरीज और शंट का, इसलिए इसको कंपाउंड बोलते हैं। आगे इनको भी डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करता है। पोल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड स्थापित करते हैं। एंड पार्ट्स ऑफ पोल की बात करें तो ये पोल होता है ना, ये जैसे कि ये इसका पोल शू है, पोल के ऊपर फील्ड वाइंडिंग की जाती है, और ये जो इसका आधा पार्ट दिख रहा है ना इसको बोलते हैं पोल कोर। ठीक है, और इसके ऊपर एक वाइंडिंग की जाती है पोल कोर पर भी, उसको बोलते हैं सेटिंग वाइंडिंग। ठीक है, इसका भी कोई यूज़ है जो मैं आपको बताऊंगा। और पोल का जो वर्क क्या होता है, पोल का वर्क ये होता है कि ये ईएमएफ को इक्वल रखने का काम करता है, इसलिए अपन पोल का यूज़ करते हैं। जो अंदर जब आर्मेचर
अपना, अब जैसे कि अपन बात करें किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो उस ईएमएफ को इंड्यूस तो आर्मेचर कर देगा रोटेट करने के कारण, फ्लक्स को काटने के कारण, पर जो है उसको इक्वल भी रखना होता है कि सब तरफ जो है ईएमएफ इक्वल रहे, इसलिए इन पोल्स को लगाया जाता है ताकि बीच में जो आर्मेचर रोटेट करता है ना तो उससे ईएमएफ जो बनेगा वो इक्वल रहता है, इसलिए अपन पोल्स का यूज़ करते हैं। फिर आता है पोल कोर। पोल कोर जो ये अपन ने जिसकी बात की थी, इस पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है और कंपेंसेटिंग वाइंडिंग पोल शू पर स्थापित होती हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की भरपाई के लिए होती है, ये अलग जो वाइंडिंग होती है कंपेंसेटिंग वाइंडिंग। बाकी मेन जो वाइंडिंग होती है वो 3 ही होती हैं फील्ड वाइंडिंग के अंदर, ठीक है। फिर बात करते हैं पोल शू की। ये कंपेन वाइंडिंग को स्थिरता प्रदान करता है, फ्लक्स का फैलाव को जो है यूनिफॉर्म ईएमएफ बराबर आएगा, इसलिए इसका जो है अपन पोल, इसका शू जैसा इसका शेप रखते हैं अपन। पोल शू का आकार पोल कोर से दुगना होता है। जो ये पोल शू है ना, इसका जो आकार होता है ना पोल कोर के दुगना होता है। ये देखो हाफ पार्ट है, इसको 2 पार्ट में मिला लिया जाए तो पोल शू बन जाएगा। फिर अपन बात करते हैं पोल्स की। पोल के भी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इनको 2 भागों में बांटा गया। ये एक तरह का मैग्नेट का काम करते हैं। तो पोल के अंदर एक तो परमानेंट मैग्नेट टाइप होता है और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप। परमानेंट मैग्नेट टाइप में क्या होता है कि इसके अंदर मैग्नेटिक गुण पहले से ही इसके अंदर इंस्टॉल होते हैं, मतलब इसको यूं नहीं कि इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो ये मैग्नेट बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो परमानेंट जो मैग्नेट होता है इसके अंदर अपना आप ही इसके अंदर ऐसे गुण होते हैं जो मैग्नेट को मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड कराते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, इसको अपन है ना करंट को परिवर्तन करने पर फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे। इसको अपन करंट से जैसे ही इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे ना इन पोल्स को तो इनमें फ्लक्स जनरेट होगा, और अगर करंट को बढ़ाएंगे या कम ज़्यादा करेंगे तो फ्लक्स भी इसके अंदर चेंज होगा। तो ये 2 प्रकार के पोल होते हैं। और जो ये परमानेंट मैग्नेट होता है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। एक बार जो फिक्स है वही इसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है। इसमें परिवर्तन कर सकते हैं करंट को कम ज़्यादा करके। छोटी मशीन के अंदर इनका यूज़ किया जाता है। खिलौनों में छोटी छोटी मोटर आती है, डीसी मोटर आती है खिलौनों के अंदर, तो इनके अंदर जो है इस परमानेंट मैग्नेट का यूज़ करा जाता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना, ये है ना बड़ी बड़ी मशीनों में यूज़ होता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मोल्डेड पोल होते हैं और एक शू सहित पोल होते हैं, मतलब कि लेमिनेटेड पोल होते हैं। तो इनको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होते हैं, ये इलेक्ट्रिक वाले मैग्नेट 2 प्रकार के होते हैं, मोल्डेड पोल और लेमिनेटेड पोल, ठीक है। मोल्डेड पोल होते हैं वो कास्ट आयरन से निर्मित होते हैं और कास्ट स्टील से बने हुए होते हैं, ठीक है। ये थोड़े हार्ड पोल होते हैं। इनको पत्तियों से नहीं बनाया जाता, मतलब कि जो पतली पतली ब्लेड्स को जोड़ के जो रिविट ऐसे करते हैं अपन, उससे बनाते हैं ना, तो ये मोल्डेड पोल ऐसे नहीं बनते हैं। इनका जो एक ही पार्ट होता है पूरा, ये छोटी मशीन में उपयोग किए जाते हैं। और बड़ी मशीन के लिए लेमिनेटेड पोल होते हैं जिनको काउंटर शंक स्क्रू जिस पे लगा हुआ रहता है, और ये लेमिनेटेड पत्तियों को जोड़कर बनाया जाता है, मतलब कि पतली पतली जो ब्लेड्स होती है ना उन सबको जोड़ के बनाया जाता है, ठीक है। जोड़ने की विधि को अपन रिवेट बोलते हैं। लेमिनेशन में अपन वार्निश लिक्विड का यूज़ लेते हैं। अब ये वार्निश लिक्विड क्या है? वार्निश लिक्विड का क्या है कि इट इज़ टाइप ऑफ ए लिक्विड एंड वाइंडिंग को स्ट्रॉन्गली कनेक्ट करता है। जो वार्निश लिक्विड होता है ना, इसको अपन जैसे कि अपन कोई भी अगर पंखा जो होता है उसके अंदर वाइंडिंग जो होती है, फैन जो होता है, किसी भी प्रकार का फैन या मोटर, उसके अंदर वाइंडिंग होती है ना, तो शुरू में जब उसको वाइंडिंग को करा जाता है ना, इस सीरीज़ में या इसको पैरेलल में जैसे भी उस वाइंडिंग को करा जाता है, जब कर देते हैं ना तो वो थोड़ी ढीली बंधती है। तो उसके अंदर वार्निश लिक्विड को डाला जाता है ताकि वो स्ट्रांगली टाइट हो जाए, ताकि वो इधर बिखरे ना या फिर हिले नहीं, और उसमें ईएमएफ भी आसानी से इक्वल और ऐसे जनरेट होवे, इसलिए वार्निश का यूज़ किया जाता है। एक प्रकार का लिक्विड होता है ये, ठीक है। और ये पत्तियों की जो साइज़ होती है ना, इसके अंदर पतली पतली ब्लेड्स का यूज़ करा जाता है। तो इनकी जो साइज़ होती है ना वो 0.35 mm से लेकर 0.5 mm तक की होती है। ये पत्तियाँ कास्ट आयरन की या फिर सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती हैं। बड़ी मशीन में इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है अपना पोल का जो भी पार्ट था, कि अपन ने पोल में क्या क्या पढ़ा, कितने प्रकार के होते हैं और ये क्या वर्क करते हैं, ठीक है। वर्क तो इनका ये होता है, ईएमएफ को इक्वल रखने का काम होता है। 2 प्रकार के होते हैं ये, और इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट भी 2 प्रकार के होते हैं, मोल्डेड पोल और लेमिनेटेड पोल, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट है जिसका नाम है आर्मेचर। अपन ने बॉडी पढ़ लिया, अपन ने पोल पढ़ लिया। अब थर्ड जिसका पार्ट का नाम है उसका नाम है आर्मेचर। तो जो आर्मेचर है ना, सबसे मेन रोल और सबसे मेन पार्ट होता है मशीन का, किसी भी मशीन का, चाहे वो मोटर हो चाहे फिर जनरेटर हो।
आर्मेचर क्या करता है, उसके अंदर रोटेट करने का काम करता है। और आर्मेचर का काम क्या होता है, ये ईएमएफ को इंड्यूस करता है, मतलब ये मैग्नेटिक फोर्स को काटता है। तो देखो जैसे कि कोई भी मशीन है, उसके अंदर पोल्स लगे हुए हैं, नॉर्थ साउथ के पेयर वाले पोल लगे हुए हैं, और बीच में आर्मेचर को रखा जाता है और साइड में पोल को रखा जाता है। तो इन पोल्स के कारण जो है ना फ्लक्स जनरेट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक लाइंस इधर से उधर मूव करती हैं और बीच में आर्मेचर को लगाया जाता है। तो जब है ना अपन किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, रख कर उसको घुमाने का प्रयास करते हैं ना, तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब कि उसके अंदर करंट जनरेट होने लग जाती है। तो वो जो करंट जनरेट होने का काम होता है ना, वो ये आर्मेचर के अंदर ही होता है, ठीक है। आर्मेचर है, ईएमएफ को इंड्यूस करता है और मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है। जब ये रोटेट करेगा तो बनने वाला जो फ्लक्स होगा वो कटेगा एक तरीके से। तो जब वो कटेगा ना, तो इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब कि करंट वोल्टेज जनरेट होने लग जाएंगे। तो ये आर्मेचर का काम होता है। तो चलिए, इसका अदर नेम होता है जो उसको रोटर भी बोलते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है। इसके अंदर सबसे नीचे शाफ्ट लगी हुई होती है जो स्टील की बनी हुई होती है, माइल्ड स्टील की बनाई जाती है शाफ्ट को। इसके ऊपर आर्मेचर के स्लॉट्स बने हुए रहते हैं, खांचे बने हुए रहते हैं, और उनके अंदर वाइंडिंग को लपेटा जाता है। इसके अंदर भी दो तरह की वाइंडिंग होती है, लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। ये पोल की वाइंडिंग में इसमें कंफ्यूज मत होना। पोल की वाइंडिंग 3 प्रकार की होती है, सीरीज, शंट और कंपाउंड, ठीक है। और इसके अंदर होती है लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। आगे इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आर्मेचर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आर्मेचर को और पढ़ते हैं, जैसे कि इसका अदर नेम है, इसको रोटर भी बोलते हैं, ठीक है। इट्स रोटेटिंग पार्ट ऑफ जनरेटर। जनरेटर के अंदर ये घूमने वाला भाग होता है। लेमिनेटेड ब्लेड फ्रॉम सिलिकॉन स्टील एंड देन मेक आर्मेचर। आर्मेचर कोर को बनाया जाता है तो उसके अंदर सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं, ठीक है। सिलिकॉन स्टील का यूज़ क्यों करते हैं, देखो इसके अंदर है ना क्या होता है कि कुछ लॉसेस भी होते हैं। तो उन लॉसेस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का कुछ परसेंट यूज़ करा जाता है, 3.8% या फिर 4.5%। इट्स रिड्यूस लॉसेस। ये हमेशा हानि को कम करता है। जब ये रोटेट करता है ना, तो इसके अंदर लॉसेस भी होते हैं। लॉसेस को भी आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से लॉसेस होते हैं और कौन से लॉसेस कहाँ पर होते हैं। तो बस अभी के लिए इतना याद रख लो कि ये जो लॉसेस को कम करने का काम करता है सिलिकॉन स्टील का मिक्सचर इसके अंदर जो करते हैं। कौन से लॉसेस को रिड्यूस करता है, एक होता है एडी करंट लॉसेस, एक होता है हिस्टेरियस लॉसेस। ये दो प्रकार के लॉसेस होते हैं और ये दोनों किसके पार्ट है, ये आयरन लॉसेस के पार्ट हैं, ठीक है। आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना याद रख लो कि 3 to 8%, 3.8 एंड 4.5% सिलिकॉन स्टील का यूज़ किया जाता है लॉसेस को कम करने के लिए, ठीक है। जो डीसी मशीन में घूमने वाला भाग उसको अपन आर्मेचर बोलेंगे, और एसी मशीन में जो घूमने वाला भाग होता है उसको अपन रोटर बोलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं नोट। जब सिलिकॉन पदार्थ से इसको बनाया जाता है ना, तो इसमें भंवर द्वारा हानि होती है, मतलब कि इसके अंदर एडी करंट लॉसेस होता है। और जब सिलिकॉन स्टील की मात्रा मिलाई जाती है ना, तो इसके अंदर शैथिल्य हानि होती है, मतलब कि हेसिटेरियस हानि होती है, हेसिटेरियस लॉस होता है इसके अंदर। तो इसको अपन कम्प्लीटली इससे बना भी नहीं सकते और कम्प्लीटली पूरा इसमें बस कुछ परसेंट को अपन को मिलाना होता है इसके अंदर। तो आई होप कि आपको यहाँ तक पूरा समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अभी टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है अपना जो टॉपिक है वो है कार्बन ब्रश। अब कार्बन ब्रश क्या होता है, तो चलिए कार्बन ब्रश के बारे में बात करते हैं। तो जो कार्बन ब्रश होता है ना, उसका काम क्या होता है और वो किस मतलब कैसा होता है, इसके बारे में अपन जानते हैं। तो देखो, ये कार्बन ब्रश का डायग्राम दिख रहा होगा आपको। इसके अंदर यहाँ पे आपको एक तो ए दिख रहा होगा और एक यहाँ पे डबल ए पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। और बीच में आर्मेचर लगा हुआ था। कार्बन ब्रश हमेशा आर्मेचर के ऊपर लगाए जाते हैं, मतलब कि ये आर्मेचर से बिल्कुल चिपके हुए भी नहीं रहते और ज़्यादा दूर भी नहीं रहते हैं। इनके बीच में एयर गैप होता है, मतलब कि ये आर्मेचर रोटेट कर सके और ये कुछ मतलब कि इसमें ऐसी मतलब रुकावट पैदा ना करें, इतना इनको दूरी पे लगाया जाता है। कार्बन ब्रश का काम क्या होता है कि ये हमेशा कम्यूटेटर में ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, उसको एक्सटर्नल सर्किट में प्रदान करता है। अब देखो, जब आर्मेचर रोटेट करेगा ना, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा और आर्मेचर के जस्ट आगे लगा हुआ था कम्यूटेटर, तो वो कम्यूटेटर में भी जाएगा ईएमएफ। जो कम्यूटेटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा फिर तो उसको ये कार्बन ब्रश क्या करता है, एक्सटर्नल सर्किट में प्रदान करता है, मतलब कि बाहर भेजने का काम करता है उस ईएमएफ को, ताकि अपन को वहाँ से वोल्टेज मिल सके, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सके।
तो कार्बन ब्रश जो होता है ये कार्बन का बनाया जाता है या फिर ग्रेफाइट का भी बनाया जाता है, और कभी कभी इसको कॉपर का मिक्सचर करके भी बनाया जा सकता है इनको। ये सिंबल है यहाँ पे कार्बन ब्रश का, ब्लैक कलर के दिख रहे होंगे, ये कार्बन ब्रश है। ये आर्मेचर के आगे लगे कम्यूटेटर के ऊपर होते हैं कार्बन ब्रश, ठीक है। और एक और यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है ना वो हमेशा 1 ओम होता है। किसी भी आर्मेचर का रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा 1 ओम होगा, चाहे कैसी भी मशीन हो, बड़ी मशीन हो, छोटी मशीन हो, छोटा आर्मेचर हो, बड़ा आर्मेचर हो, उसका जो रेजिस्टेंस होगा ना वो हमेशा ऑलवेज 1 ओम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फील्ड वाइंडिंग की, जो कि किस पे होती है, पोल्स के ऊपर होती है। मैंने कहा था आगे इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं अपन फील्ड वाइंडिंग की। फील्ड वाइंडिंग 3 प्रकार की होती है, सीरीज, शंट और कंपाउंड, ठीक है। और ये पोल के ऊपर की जाती है। तो जो सीरीज वाइंडिंग होती है ना, इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसी वाइंडिंग होती है, कॉपर का वायर से करी जाती है ये वाइंडिंग। इसके अंदर मोटा तार होता है और इसके अंदर कम टर्न्स की ये बनाई जाती है। मोटे तार व कम टर्न्स की जो बनाई जाती है ना उसको अपन सीरीज वाइंडिंग बोलते हैं। इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से है, ये सीरीज के अंदर लगी हुई रहती है, D1 और D2 से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। रिप्रेजेंट इसको D1 D2 से करते हैं। सपोज कि जैसे कि ये आर्मेचर है, यहाँ पे कार्बन ब्रश लग रखे हैं, और जो ये D1 D2 जैसे दिख रहा है ना ये इसके अंदर सीरीज वाइंडिंग का सिंबल है, ठीक है। अब जो ये सीरीज वाइंडिंग है ना ये हमेशा मोटे तार व कम टर्न्स की बनाई जाती है। ये बात आपको याद रखना होगा, ठीक है। और जो सीरीज वाइंडिंग हो गई एक तो, और नेक्स्ट आती है शंट फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड वाइंडिंग क्या होता है कि इसके अंदर पतले तार व अधिक टर्न्स होते हैं। इसमें मोटे तार व कम टर्न्स होते हैं, इसके अंदर पतले तार व अधिक टर्न्स होते हैं, तो उसको अपन शंट फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग को E1 और E2 से। ये देखो, ये हमेशा पैरेलल के अंदर कनेक्ट होती है, ये सीरीज के अंदर कनेक्ट होती है। ये देखो आर्मेचर कार्बन ब्रश और ये E1 E2 पैरेलल में कनेक्ट है, यहाँ पे ये सीरीज में कनेक्ट है। तो आई होप कि ये वाइंडिंग भी समझ में आ गई होगी। और कंपाउंड वाइंडिंग की बात करें तो ये हमेशा मिक्सचर होती है सीरीज वाइंडिंग का भी और फील्ड वाइंडिंग का भी। तो ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन कम्यूटेटर की, कि कम्यूटेटर क्या होता है। तो देखो, कम्यूटेटर को अपन हिंदी में दिग परिवर्तक बोलते हैं, और ये क्या करता है कि AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये एक प्रकार का मैकेनिकल रेक्टिफायर का काम करता है। रेक्टिफायर क्या करते हैं, AC को DC में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो होता है कम्यूटेटर, ये भी यही काम करता है, AC सप्लाई को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है कम्यूटेटर, ठीक है। ये एक तरह का रेक्टिफायर होता है, मैकेनिकल रेक्टिफायर, आर्मेचर के आगे लगा हुआ रहता है, और ये AC को DC के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब इस कम्यूटेटर को थोड़ा अगर डिटेल से देखें तो कुछ इस प्रकार से इसका दिखता है ये, और इसके अंदर कुछ सेगमेंट बने हुए रहते हैं, स्लॉट्स बने हुए रहते हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। ये कॉपर के बनाए जाते हैं, हार्ड कॉपर होता है ना उसके बनाए जाते हैं। ये सेगमेंट बने हुए होते हैं सर्कल वाले, इसके जस्ट जुड़ा हुआ रहता है इससे आर्मेचर, आर्मेचर के आगे लगा हुआ रहता है ये कम्यूटेटर, इसके ऊपर कार्बन ब्रश लगे हुए रहते हैं, ठीक है। कार्बन कम्यूटेटर होते हैं ना, इस पर भी कोयल, अपन इसके ऊपर कोयल के जो सिरे होते हैं ना, जो आर्मेचर की वाइंडिंग के जो कोयल निकलती है उसके भी सिरे तो होंगे, शुरुआत का सिरा और इसका जो लास्ट वाला जहाँ ख़त्म हो रही वहाँ का सिरा होता है। तो उन सिरे को जो है कम्यूटेटर सेगमेंट के ऊपर ये राइज़र बने हुए रहते हैं, ऐसे छोटे छोटे राइज़र बने हुए रहते हैं। तो उनके ऊपर ये है अपन उस वाइंडिंग के सिरे को लगाते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटर समझ में आ गया होगा, इसके ऊपर कोयल होती है, और जो कोयल की संख्या होती है ना वो हमेशा कम्यूटेटर सेगमेंट के बराबर होती है, ठीक है। और ये EMF को, इसमें जो उत्पन्न EMF होता है ना वो इसी प्रकार का होता है, जब भी तो ये AC को DC में कन्वर्ट कर पाता है, ठीक है। और इसके अंदर इसमें क्या शॉर्ट सर्किट ना होवे, क्योंकि हर वाइंडिंग यहीं पे कनेक्ट है, तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हर सेगमेंट के बीच में माइका का ऐसा परत लगाई जाती है। माइका एक इंसुलेटर ऑब्जेक्ट होता है जो मशीनों में और इनमें इंसुलेशन का काम करता है। तो जो कम्यूटेटर के सेगमेंट्स के अंदर शॉर्ट सर्किट ना होवे तो माइका के ये कुछ पीसेज लगाए जाते हैं हर स्लॉट्स के बाद में, तो ये सेगमेंट को बचाता है, ठीक है। और राइज़र जो उभरा हुआ भाग होता है जहाँ पे वाइंडिंग का एंडिंग सिरा और शुरुआत का सिरा आके मिलता है। तो आई होप कि कम्यूटेटर आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब कार्बन ब्रश के बारे में कुछ बात रह गई थी, तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये हमेशा कम्यूटेटर पर स्थापित किए जाते हैं। कार्बन ब्रश जो होते हैं वो, इनका काम होता है कम्यूटेटर से EMF को एक्सटर्नल सर्किट में प्रदान करने का। कम्यूटेटर पर जो दबाव होता है ना कम्यूटेटर का,
वो 0.1 kg का होता है मिनिमम, और मैक्सिमम 0.2 kg का होता है। मतलब कि इनको बिल्कुल टाइट भी नहीं लगा सकते, ताकि अगर टाइट लगा देंगे तो ये उसको रोटेट नहीं करने देंगे, और हल्का सा इनका गैप रहता है बिल्कुल। तो इतने प्रेशर के ऊपर ये वहाँ पे फिक्स रहते हैं मशीन के अंदर, ठीक है। और जो बड़ी बड़ी मशीन होती है ना, उनके अंदर रोकर आर्म का यूज़ किया जाता है। अब ये रोकर आर्म क्या, ये क्या होता है ना, किसी किसी में तो जो कार्बन ब्रश होता है ना उसको नॉर्मली अपन लगा देते हैं, पर किसी किसी बड़ी मशीन्स में होता है ना उसको नॉर्मली नहीं लगाया जाता, उनको है ना रोकर आर्म होती है जो इस तरीके से कार्बन ब्रश को पकड़ रखने का काम करती हैं। इसके अंदर कार्बन ब्रश को सेट कर दो और उसको यूँ लगा दो, तो वो परमानेंट यहाँ पे ऐसे उस आर्म के अंदर फिक्स रहने का काम करते हैं। तो उस आर्म को बोलते हैं रोकर आर्म। किसी किसी मशीन के अंदर इस कार्बन ब्रश को जस्ट यूँ ही चिपका सकते हैं या फिर ऐसे लगाया भी जाता है। तो रोकर आर्म बड़ी बड़ी मशीनों में यूज़ की जाती हैं, और ये कार्बन ब्रश को पकड़ के रखने का काम करी जाती हैं। और छोटी मशीन के अंदर जो कार्बन ब्रश होते हैं कार्बन के भी बने हुए रहते हैं, और बड़ी मशीन के अंदर जो कार्बन ब्रश होते हैं वो कॉपर के, ग्रेफाइट के, या फिर कॉपर प्लस ग्रेफाइट के बने हुए रहते हैं, ठीक है। कार्बन ब्रश को हमेशा बदला भी जाता है। अब कार्बन ब्रश को कब बदलना पड़ता है, जब कार्बन ब्रश जब मूव करता है ना आर्मेचर, तो ये घिसता भी है, क्योंकि हल्का सा ये टच में रहता है, यूँ बिल्कुल टाइट भी टच नहीं करा जाता है इनको, पर हल्का सा टच में रहता है, तो उसके कारण ये घिसता भी है। मतलब कि इनकी इसकी सरफेस जो होती है वो घिस जाती है। तो इसको जो है 1.3 भाग जब घिस जाता है ना, तो इस कार्बन ब्रश को चेंज करना होता है, या फिर 2.3 भाग शेष बच जाने पर कार्बन ब्रश को चेंज किया जाता है, बदलना पड़ता है। तो आई होप कि आपको पूरा कार्बन ब्रश के बारे में, कम्यूटेटर के बारे में समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्मेचर वाइंडिंग की। आर्मेचर के अंदर हमेशा दो प्रकार की वाइंडिंग होती है। कौन कौन सी, एक तो लैप वाइंडिंग होती है और एक वेव वाइंडिंग होती है। तो चलिए इनके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। तो जो ईएमएफ होता है ना, विद्युत वाहक बल हिंदी में जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, वो उत्पन्न करती है ये वाइंडिंग, ठीक है। चालकों द्वारा स्थापित मैग्नेटिक फोर्स को काटा जाता है। आर्मेचर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स को काटता है। और कनेक्शन के बेस पर दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, लेप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। सबसे पहले बात करते हैं लेप वाइंडिंग की, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इन दिस वाइंडिंग इट्स एंड पार्ट कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर सेगमेंट। जो इसका वाइंडिंग का शुरुआत का एंड पार्ट होता है ना, वो हमेशा कम्यूटेटर सेगमेंट पर कनेक्ट होता है, जो कि अभी अपन ने कम्यूटेटर में बात करी थी। इसको जो है शुरुआत का और एंड वाला पार्ट कम्यूटेटर पर लगा हुआ रहता है, और इसके अंदर ये कुछ इस प्रकार से लेप करती हुई आगे आगे पीछे होती है, आगे पीछे ऐसे लेप करती हुई है चलती रहती है वाइंडिंग, ठीक है। इसको जो है अपन फ्रंट पिच और बैक पिच के नाम से भी जानते हैं। इसका फ्रंट पिच होता है जिसको अपन वाई एफ से डिनोट करते हैं, और बैक पिच को वाई बी से डिनोट करते हैं। पिच मतलब वाई से डिनोट कर रहे हैं पिच को। वाई सी का मतलब कम्यूटेटर पिच होता है, और वाई आर का मतलब होता है रिजल्टेंट पिच, ठीक है। इस प्रकार से इसका डायग्राम है, और ये वेव आगे पीछे ऐसे करती हुई लेप करती हुई चलती जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं लेप वाइंडिंग में कार्बन ब्रश की संख्या हमेशा पोल की संख्या के बराबर होती है। जितने पोल्स होंगे ना उतने ही कार्बन ब्रश की संख्या होगी लेप वाइंडिंग के अंदर। वेव वाइंडिंग के अंदर ऐसा नहीं होता, ये लेप की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कम्यूटेटर सेगमेंट इज कनेक्टेड टू स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड वाइंडिंग, ठीक है। वाइंडिंग लेप करती हुई आगे या पीछे बढ़ती है, इसको लेप वाइंडिंग कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा आगे पीछे ऐसे चलती जाती है, इसलिए इसको लेप वाइंडिंग बोलते हैं। ये हमेशा हाई करंट और लो वोल्टेज अपन को चाहिए होता है किसी भी मशीन से, तो उसमें अपन लेप वाइंडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। इस वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग भी कहते हैं। एक वो जो वेव वाइंडिंग होती है वो सीरीज वाइंडिंग होती है, ये पैरेलल वाइंडिंग होती है, क्योंकि आगे पीछे से मूव करती हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पाथ और नंबर ऑफ पोल, मतलब कि ए इक्वल्स टू इसमें पी होता है। कार्बन ब्रश की जितनी संख्या होगी उतनी ही नंबर ऑफ पोल्स की संख्या भी इसके अंदर होगी। और इसके अंदर क्या होता है कि पैरेलल सर्किट अधिक होने के कारण सीरीज कम्यूटेटर की संख्या कम हो जाती है, जिससे कि मशीन का कम वोल्टेज वाली हो जाती है। देखो अपन पास दो प्रकार की जो वाइंडिंग होती है, एक तो वेव वाइंडिंग, एक होती है लेप वाइंडिंग। तो लेप वाइंडिंग का यूज़ कहाँ करते हैं और वेव का कहाँ करते हैं, जब अपन को हाई करंट की ज़रूरत और लो वोल्टेज की ज़रूरत होगी ना किसी भी मशीन से, तो उसके अंदर अपन लेप वाइंडिंग का यूज़ करते हैं। और जब लो वोल्टेज और लो करंट एंड हाई वोल्टेज की ज़रूरत होगी ना, तो अपन वेव वाइंडिंग की बात करते हैं, उसको अपन मशीन में यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड इसका फॉर्मूला जो होता है कम्यूटेटर पिच, जो अपन बात कर रहे हैं रिजल्टेंट पिच का बात, तो रिजल्टेंट पिच का फॉर्मूला होता है वाई आर इक्वल्स टू वाई एफ प्लस वाई बी। मतलब कि फ्रंट पिच और बैक पिच को प्लस कर देंगे तो रिजल्टेंट पिच निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना इसी का ही लेप वाइंडिंग का ही
एक टॉपिक है जो मतलब कि इसी में ही कनेक्शन होता है जिसका, इसको बोलते हैं इक्विलाइजर रिंग। अब इक्विलाइजर रिंग का क्या काम होता है, तो भाई देखो इक्विलाइजर रिंग है ना, गोल गोल होती है और ये कॉपर की बनी हुई रहती है। और इस इक्विलाइजर का रिंग का जो काम होता है ना, सिर्फ लेप वाइंडिंग में ही होता है, वेव वाइंडिंग में इसको यूज़ में नहीं लिया जाता है। ये बात ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। इट्स मेड फ्रॉम कॉपर, जो इक्विलाइजर रिंग होती है वो कॉपर की बनाई जाती है। लेप वाइंडिंग में प्रत्येक पथ जो रास्ता होता है ना, करंट की वैल्यू उस पर सेम रहे, करंट की वैल्यू चेंज ना हुए। हर रास्ते के अंदर वाइंडिंग का जो हर रास्ता होता है, हर पाथ होता है, उसके अंदर करंट को सेम रखने का काम करती है इक्विलाइजर रिंग। मतलब कि ये करंट को शॉर्ट सर्किट करके रखती है एक तरीके से। लेप वाइंडिंग के दोनों टर्मिनल सिरों पर लगती हैं, लेप वाइंडिंग के दोनों सिरों पर लगती है ये इक्विलाइजर रिंग। तो ये इसका छोटा सा एक पार्ट था। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेव वाइंडिंग की। तो भाई वेव वाइंडिंग क्या होती है, तो देखो वेव वाइंडिंग क्या होती है कि जब इसके नाम से ही पता चल रहा है, लेप वाइंडिंग तो आगे पीछे होती थी, लेप करती है, ये वेव की तरह सिर्फ आगे बढ़ती जाती है। जो वेव वाइंडिंग होती है ना, ये सिर्फ आगे बढ़ती हुई जाती है। इसके अंदर भी रिजल्टेंट पिच होता है, कम्यूटेटर पिच होता है, और बैक पिच होता है, और फ्रंट पिच होता है, ठीक है। सेम डायग्राम वैसे ये, बस ये आगे ही बढ़ती जाएगी, वो जैसे आगे पीछे हो रही थी, तो उसका और इसका डायग्राम थोड़ा अलग है। तो इसमें फ्रंट पिच तथा बैक पिच एक ही दिशा में लगभग पोल पिच के बराबर होती है वेव वाइंडिंग के अंदर। इस वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। लैप वाइंडिंग को अपन पैरेलल वाइंडिंग कह रहे थे ना, तो वेव वाइंडिंग को अपन सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। इसका शेप जो होता है वेव के आकार का होता है, ये आगे बढ़ती जाती है। और जो इसका फॉर्मूला होता है वाई सी इजक्वल्स टू वाई बी प्लस वाई एफ होता है। उसके अंदर क्या था, वाई आर इजक्वल्स टू वाई बी प्लस वाई एफ था। मतलब कि रिजल्टेंट पिच बराबर थी फ्रंट पिच के और बैक पिच के। इसके अंदर कम्यूटेटर पिच बराबर है बैक पिच के और फ्रंट पिच के। तो ये इसका फॉर्मूला में डिफरेंस है। उसके अंदर वेव वाइंडिंग में समांतर पाथ जो पैरेलल होते हैं ना, जिसमें ए इजक्वल्स टू अपन 2 लेते हैं, उसमें ए इजक्वल्स टू पी ले रहे थे। जितनी पोल्स की संख्या होगी उतनी ही आर्मेचर में कंडक्टर्स की संख्या होगी। इसके अंदर ए की वैल्यू अपन 2 लेंगे, उसमें ए की वैल्यू पी के बराबर लेंगे, पोल्स के बराबर लेंगे। अगर पोल्स 2 हैं तो 2 लेंगे, 4 हैं तो 4 लेंगे, पर इसमें फिक्स रहता है ए इजक्वल्स टू 2 ही यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। कम्यूटेटर पर सदैव इसमें 2 ब्रश ही लगे हुए रहते हैं, इसलिए ए इजक्वल्स टू 2 लेते हैं। लो करंट एंड हाई वोल्टेज के लिए इस मशीन का उपयोग किया जाता है, इस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है। तो ये आर्मेचर के ऊपर वाइंडिंग की बात कर ली अपन। नेक्स्ट जो पार्ट आता है जिसको अपन शाफ्ट बोलते हैं, तो चलिए शाफ्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि शाफ्ट का क्या काम होता है और ये कैसी बनी हुई होती है। शाफ्ट की अगर बात करें ना, तो ये जो होती है इसका मेकिंग कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं सबसे पहले अपन। तो जो शाफ्ट होती है ना, ये हमेशा माइल्ड स्टील से बनी होती है। माइल्ड स्टील होती है ना, स्टील जो होता है अपना एक पदार्थ होता है, मेटल होता है, उससे बनाई जाती है, शाफ्ट को बनाया जाता है, ठीक है। शाफ्ट हमेशा एंड प्लेट पर ठहरी रहती है और इसको जो है बेरिंग की सहायता से ये घूमने का काम करती है। हाँ, तो शाफ्ट जो होती है ना, उसको हमेशा बेरिंग के ऊपर टिकाया जाता है, मतलब बेरिंग के अंदर टिकाया जाता है। तो बेरिंग जैसे ही अपन शाफ्ट को रोटेट करेंगे तो बेरिंग भी रोटेट करने का काम करता है, और शाफ्ट रोटेटिंग पार्ट होता है। और इसको जो है अपन जो है फ्रंट एंड प्लेट और एंड प्लेट के ऊपर इसको ठहराते हैं। अब देखो एंड प्लेट क्या होती है, ये मोटर या जनरेटर को बंद करने के लिए काम में होती है। जब मोटर और जनरेटर का आप आगे या पीछे वाला भाग देखोगे ना, तो उसके ऊपर एक प्लेट लगी हुई रहेगी जिसके अंदर ऐसे छेद किए हुए होंगे, हॉल्स रहेंगे। तो वो हॉल्स क्यों करते हैं, उसके अंदर जब वो चलता है ना जनरेटर या फिर मोटर, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट पैदा होती है। तो उस हीट को बाहर निकालने के लिए एक तरह का कूलिंग सिस्टम का काम करते हैं वो जो हॉल्स होते हैं। तो इसलिए वो हॉल्स किए जाते हैं। और ये जो प्लेट होती है ना, उसको फ्रंट में भी लगाया जाता है और एंड में भी लगाया जाता है। तो इसको फ्रंट एंड प्लेट भी बोलते हैं और एंड प्लेट भी बोलते हैं। और फ्रंट एंड प्लेट होती है ना, ये कम्यूटेटर की तरफ लगी हुई रहती है, ठीक है, क्योंकि कम्यूटेटर फ्रंट वाली साइड में होता है। ये बनी होती है छोटी मशीनों के अंदर तो कास्ट आयरन की, और बड़ी मशीनों के अंदर ये होती है कास्ट स्टील की बनाई जाती हैं, जो ये फ्रंट एंड प्लेट और एंड प्लेट होती है ये दोनों, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन बेरिंग की बात करते हैं कि बेरिंग क्या होते हैं। तो देखो बेरिंग क्या होते हैं कि ये हमेशा फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं। बेरिंग को लगाएंगे ना तो फ्रिक्शन थोड़ा कम होगा, घर्षण को कम करने का काम करते हैं बेरिंग। शाफ्ट के ऊपर लगाया जाता है, अभी यही बात हुई थी कि शाफ्ट को इनके अंदर टिकाया जाता है, तो बेरिंग को शाफ्ट के ऊपर लगाया जाता है। बेरिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए इसमें ग्रीस या फिर लुब्रिकेंट ऑयल का अपन यूज़ करते हैं, ठीक है,
ताकि ग्रीस या लुब्रिकेंट ऑयल का यूज़ करेंगे ना तो ये थोड़ा चिकना ही ऐसे मैटर के अंदर थोड़ा चिकनापन आएगा इसके अंदर। तो उसके अंदर क्या कि ये रोटेट करने का जो होगा ना वो आराम से आसानी से रोटेट कर सकते हैं जो उसके फंक्शंस होते हैं। तो इसलिए बेरिंग के अंदर ग्रीस या फिर लुब्रिकेंट ऑयल का यूज़ करा जाता है। जो छोटी मशीन होती है उसके अंदर बॉल बेरिंग का यूज़ करते हैं, जो बॉल बेरिंग होती है उसका यूज़ करते हैं, और बड़ी मशीन के अंदर रोलर बेरिंग का यूज़ करा जाता है। ठीक है। मेटल पदार्थ ये किसकी बनी होती है? ये गन मेटल की भी बनी हुई रहती है और बोनेट मेटल आता है उसकी भी बनी हुई रहती है। एक प्रकार का मेटल होता है तो उसकी बनी हुई रहती है ये बेरिंग्स। ठीक है। तो ये थे इसके सारे अपने जो भी पार्ट्स थे वो अपन ने स्टडी कर लिए हैं। तो आई होप कि आपको सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के। अगर आपको मोटर का पूछा जाए तो भी आप यही सब पार्ट लिख सकते हैं, और जनरेटर की बात करें तो भी ये सब इसके अंदर मेन पार्ट्स होते हैं, उसका अपन ने बात करी है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक मान लो कि जो डीसी जनरेटर का होता है ना उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो चलिए समझते हैं कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर क्या है। तो फेराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ पर इसका वर्किंग प्रिंसिपल काम करता है जनरेटर का भी और मोटर का भी। बस इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। अब वो क्या चेंज है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो जो वर्किंग प्रिंसिपल है डीसी जनरेटर का वो फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। अब फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है तो चलिए इसको भी जान लेते हैं। तो फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये कहता है कि जब हम किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स वाली लाइंस मूव करेगी नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, और उसके अंदर अपन करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देंगे। तो जब कंडक्टर को रख के उसको घुमाने का प्रयास करेंगे तो घुमाने के कारण उस फ्लक्स में वो फ्लक्स को काटेगा। जब करंट कैरिंग कंडक्टर घूमेगा तो फ्लक्स भी कटेगा, और जब फ्लक्स कटेगा ना तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो अपने पास वोल्टेज जनरेट होंगे। तो यही जो है फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल है। क्या है अगर सिंपल सी बात करें तो कि हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं और उसके अंदर उसको घुमाया जाता है तो वो है जो ईएमएफ को इंड्यूस करता है। यही है अपना फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ। ठीक है। अब ये तो हो गया जनरेटर के बारे में। अब बात करते हैं मोटर के बारे में। देखो एक चीज़ को नोट करना कि जनरेटर से अपन हमेशा इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करते हैं। वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब कि अपन जनरेटर को घुमाया जाता है प्राइम मूवर की मदद से या फिर हाथ से हैंडल से यूँ चलाते हैं पहले, फिर वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। डीजल जो जनरेटर होता है फिर अपन उसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, पर मोटर को अपन घुमाने का प्रयास थोड़ी ना करते हैं। पानी की मोटर हो गई या पंखा की या कोई भी मोटर हो गई उसको अपन घुमाने का प्रयास नहीं करते हैं। उसको तो अपन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करनी, वो ऑटोमेटिक चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो ऑटोमेटिक चलेगी तो अपन उससे अपन कुछ भी अपन मैकेनिकल एनर्जी से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फैन चला सकते हैं, पानी की मोटर चलाओ, व्हीकल चलाओ, कुछ भी चलाओ। तो जो मोटर होती है ना उसको अपन घुमाने का वो खुद प्रयास करती है, घूमने का प्रयास करती है, बल्कि जनरेटर को अपन घुमाने का प्रयास करते हैं। जनरेटर को घुमाया जाता है और मोटर घूमने का प्रयास करती है। तो बस अब ये इन दो बात को ध्यान रखते हुए अपन इसकी फेराडे के मैग्नेटिक इंडक्शन लॉ के अंदर अपन फिक्स करते हैं। देखो जनरेटर के अंदर तो करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाने का प्रयास करते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। पर मोटर के अंदर क्या होता है कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है तो वो घूमने का प्रयास करता है। तो उसी को ही अपन फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ कहते हैं। तो ये छोटा सा डिफरेंस है इसके अंदर जिसको ध्यान में रखने वाला होता है। तो फिलहाल डीसी के जनरेटर की बात करेंगे, मोटर की बात करेंगे तो मोटर का भी आपको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिलहाल आप ये डायग्राम से एक बार और समझ लिए कि फेराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ क्या कहता है। देखो ये नॉर्थ और साउथ दो मैग्नेट दिख रहे होंगे आपको, ABCD ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर से आगे कम्यूटेटर से अपन लोड वगैरह जो भी है कनेक्ट करना है। मोटर का इंटरनल पार्ट है, ये पोल से नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब नॉर्थ और साउथ पोल होंगे तो इसके अंदर मैग्नेट फील्ड को इंड्यूस करेंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंड्यूस करने पर नॉर्थ से साउथ की ओर, साउथ से नॉर्थ की ओर फ्लक्स वाली लाइंस जाएगी। ठीक है। और बीच में अपन करंट कैरिंग कंडक्टर को, जनरेटर है तो अपन ऑफकोर्स उसको घुमाएंगे ही ना प्राइम मूवर या किसी से भी। तो जब घुमाते हैं तो इसके अंदर फ्लक्स को कटेगा।
पहले तो भाई अगर घूम नहीं रहा तो फ्लक्स अपना काम धीरे धीरे अपने हिसाब से चलता जा रहा है, पर बीच में जब ज़बरदस्ती अपन किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, ज़बरदस्ती घुमा रहे हैं, तो वो फ्लक्स तो कटेगा। जब वो फ्लक्स कटेगा ना तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा ना उसी से अपन को वोल्टेज मिलेंगे और उसी से करंट जनरेट होगी। तो बस ये इसका जो है प्रिंसिपल है। अब इसकी कंडीशंस की बात करते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। और हाँ, ये जनरेटर और मोटर होते हैं ना, इसको अपन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से इसको मूव अपन करा सकते हैं। ये फेराडे के इलेक्ट्रोमोटिव के प्रिंसिपल पर वर्क करती हैं मोटर जनरेटर। इसकी डायरेक्शन होती है ना, करंट की डायरेक्शन। अब इसमें कौन सी करंट की डायरेक्शन है ये अपन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से पता कर सकते हैं जनरेटर के अंदर। और अगर मोटर की बात करेंगे ना तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से उसके अंदर करंट की डायरेक्शन को अपन फाइंड कर सकते हैं। तो ये इतना से इसमें डिफरेंस है। और ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये डायनामिकली ईएमएफ को इंड्यूस करता है। एक होता है स्टैटिक ईएमएफ और एक होता है डायनामिक ईएमएफ। दो प्रकार के ईएमएफ होते हैं। डायनामिक ईएमएफ में क्या होता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना वो मूव करता है और फ्लक्स जो होता है फिक्स रहता है। और जो होता है स्टैटिक ईएमएफ होता है ना उसके अंदर फ्लक्स मूव करता है और कंडक्टर जो है फिक्स रहता है। अब इनका अपन एग्जांपल की बात करें ना तो ट्रांसफॉर्मर होता है ना तो उसकी जो कोर होती है ना उसके अंदर फ्लक्स मूव करता है पर कंडक्टर जो है फिक्स रहता है। पर मोटर के अंदर कंडक्टर घूमता है और फ्लक्स फिक्स रहता है। तो ये डायनामिक और स्टैटिक उसका है डिफरेंस है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्मेचर में कोयल का, जो अपन इसकी 5 कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। एक तो 0 डिग्री पर, एक 90 डिग्री पर, 180 पर, 270 डिग्री और 360 डिग्री। 5 कंडीशंस पे ये अलग अलग एंगल पे जब करंट कैरिंग कंडक्टर रोटेट करता है ना तो इसके अंदर अलग अलग फ्लक्स कटता है। कहीं पे ज़्यादा कटेगा, कहीं पे 0 होगा, कहीं पे ज़्यादा कटेगा तो नेगेटिव में कटेगा। तो उसकी अपन बात करते हैं। तो कंडीशन फर्स्ट के अंदर बात करेंगे, ये होती है 0 डिग्री पर। जब एक स्क्वायर शेप का कॉपर का कंडक्टर होता है ABCD, जो कि ये रहा ABCD, जिसको अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक समान मैग्नेटिक एरिया में घुमाते हैं। तो जब वाइंडिंग को मैग्नेटिक फील्ड में किसी यांत्रिक साधन से घुमाया जाता है, मतलब कि प्राइम मूवर से घुमाया जाता है, तो वाइंडिंग में संबंधित मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसी के लिए इसमें EMF इंड्यूस होता है, ठीक है। तो माना कि जो लूप है ये ABCD के अनुसार मैग्नेटिक के फेजेस समांतर है, मतलब कि बिल्कुल पैरेलल है। फ्लक्स भी ऐसे ही मूव हो रहा है और इसका फेस भी इसी प्रकार है, मतलब कि पैरेलल है, मतलब 0 डिग्री पर है, समांतर है। तो इस स्थिति में वाइंडिंग में जो फ्लक्स होगा ना उसका मान अधिकतम होगा, फ्लक्स का मान अधिकतम होगा, लेकिन फ्लक्स चेंजेस की दर होगी ना वो 0 होगी। तो इस वाइंडिंग में EMF भी 0 होगा। हमेशा जब फ्लक्स का मान अधिकतम रहेगा ना तो EMF का मान 0 रहेगा, ये बात याद रखना। और फ्लक्स का मान 0 रहेगा ना तो EMF का मान अधिकतम रहेगा, ठीक है। इसी पोजीशन को अपन न्यूट्रल भी कहते हैं और इसको स्टार्टिंग पोजीशन भी कहते हैं और इसको अपन 0 डिग्री भी कह सकते हैं, ठीक है, 0 डिग्री पे। अब कंडीशन सेकंड बात करते हैं, ये होती है 90 डिग्री की। इससे थोड़ा सा अलग है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही वाइंडिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नियत गति से घूमने का प्रयास करती है, घुमाते अपन, तो वाइंडिंग की भुजाएं फ्लक्स को काटना स्टार्ट कर देती हैं, अर्थात वाइंडिंग से संबंधित फ्लक्स चेंजिंग की दर धीरे धीरे बढ़ती हैं। और जब वाइंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट से चित्र 2 मतलब कि इसके अकॉर्डिंग के अनुसार 90 डिग्री घूम जाती हैं तो इस स्थिति में वाइंडिंग में संबंधित फ्लक्स 0 हो जाता है, लेकिन संबंधित फ्लक्स चेंज की दर अधिकतम हो जाती है। इसलिए इस पोजीशन पर EMF जो होता है वो अधिकतम हो जाता है। तो ये बात ध्यान में रखने की होती है। ऑफकोर्स जब है ना करंट कैरिंग कंडक्टर, जब फ्लक्स अगर सेम रहेगा, फ्लक्स 0 रहेगा, ठीक है, तो फ्लक्स जब 0 होगा तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर 90 डिग्री पर होगा, मतलब EMF मैक्सिमम होगा। और फ्लक्स की जब वैल्यू अधिकतम रहेगी ना तो EMF है उसकी वैल्यू 0 रहेगी। ये छोटा सा डिफरेंस को समझ लेना और इसको ध्यान में रखने की बात है, ठीक है। तो 90 डिग्री पर हो गया। अब बात करते हैं 180 डिग्री पर। तो अगले चित्र में 180 डिग्री मतलब इस थर्ड वाले डायग्राम की बात कर रहे हैं। तो जो अगले जो डायग्राम है ना 90 डिग्री से 180 की ओर जा रहा है ये डायग्राम, ठीक है।
तक कुंडली में घूमने 180 तक कुंडली में घूमने पर संबंधित फ्लक्स चेंजिंग की दर धीरे धीरे घटकर 180 से 0 हो जाती है, जिससे प्रेरित ईएमएफ फिर से 0 हो जाता है। और इसके अनुसार पोजीशन में कुंडली की भुजाएं AB तथा CD स्टार्टिंग पोजीशन से उल्टी हो जाती हैं। पहले जब ऐसे थी 0 पोजीशन पे, फिर 90 पे हुई, फिर घूमकर वापस वहाँ पे 180 पे हुई, तो फिर से 0 हो गया ना। फिर वो नीचे की ओर मूव करेगा तो 270 हो जाएगा, फिर वापस घूमकर वापस 0 पे आ जाएगा तो फिर 360 हो जाएगा। इसी प्रकार ये घूमता रहेगा। तो जब ये घूमेगा ना, 0 पर EMF भी 0 रहेगा, 90 पे EMF मैक्सिमम रहेगा, 180 पे फिर से 0 हो जाएगा, 270 पे फिर से 9 मैक्सिमम होगा पर नेगेटिव में मैक्सिमम होगा, और 360 में फिर से 0 हो जाएगा। इसी प्रकार वो रोटेट करता जाता है जो कंडक्टर होता है। ठीक है, अब ये देखो 180 से 270 जब वाइंडिंग 3 कंडीशन में होगी तो 180 से घूमती है, और जब है ना 180 से घूमती है तो वाइंडिंग से संबंधित फ्लक्स चेंजिंग की दर धीरे धीरे विपरीत दिशा में बढ़ती है, मतलब कि 270 की ओर जा रही है तो नेगेटिव में बढ़ती है, जिससे प्रेरित EMF की दिशा भी विपरीत होती है। दिशा भी बदलकर 270 से अधिकतम उत्पन्न होगा। पहले पॉजिटिव में मैक्सिमम था, अब नेगेटिव में मैक्सिमम है। तो ये चीज़ भी समझने की है। ठीक है, फोर्थ पोजीशन के अंदर वाइंडिंग के घूमने पर 270 से ये 360 की ओर जाती हैं। घूमने पर वाइंडिंग का इंड्यूस EMF होता है वो विपरीत दूरता के अधिकतम मान से घटकर 360 डिग्री पर 0 हो जाता है। लूप के एक घूर्णन उसमें प्रेरित EMF बल को चित्र में दर्शाया गया। देखो जब 270 पे था तो फिर से वो 360 और जाएगा, 270 से 360 की जाएगा तो फिर वो वापस 0 हो जाएगा, क्योंकि 360 से तो आगे तो अपनी ऐसी की वेव्स जाती नहीं है। 0, 90, 180 और 270 और 360 इन 5 कंडीशन पर ही जो है मूव करता है करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर इसी प्रकार वो धीरे धीरे रोटेट करने लग जाता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसी के प्रिंसिपल के अंदर ही आता है कि जो है इसकी करंट कैसे फाइंड करते हैं। जो ये घूम रहा है कंडक्टर, इसके अंदर करंट अंदर की ओर जा रही है, बाहर की ओर जा रही है, तो इसको फाइंड करने के लिए अपन यूज़ में लेते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। अब ये क्या है, देखो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या कहता है, जैसे कि अपन भी अपने राइट हैंड से इस रूल को समझ सकते हैं। देखो अपन ने अपना राइट हैंड ले लिया। अब देखो जो ये थंब है ना, अपना थंब जो है हमेशा फोर्स को दर्शाता है, बल जिसको बोलते हैं फोर्स को दर्शाता है। और जो फिंगर होती है ना, फर्स्ट फिंगर होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती है, और जो मिडल फिंगर होती है ना, ये हमेशा करंट को दर्शाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये करंट की डायरेक्शन है। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स को अपन सपोज कि यू मूव कर रहा है तो उसके अंदर फोर्स तो ऊपर की ओर लगेगा और करंट जो है बाहर की ओर आएगी। और अगर इसी प्रकार ऐसे बात करें तो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर की ओर है तो करंट उधर की ओर जाएगी। और उल्टा कर देते हैं तो फोर्स नीचे लगेगा, करंट इस मैग्नेटिक का जो फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, और करंट अंदर की ओर मूव करेगी। तो इसके अंदर 2 डायरेक्शन होती है, तो इससे अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे कि ये हाथ बना रखा है, ये फोर्स की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, नेगेटिव में करंट बाहर की ओर आती है और पॉजिटिव में करंट अंदर की ओर जाती है। पॉजिटिव सिंबल है तो करंट अंदर की ओर, नेगेटिव सिंबल है तो करंट बाहर की ओर आ रही है। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल पूरा ख़त्म होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो अब ये क्या है, क्लासिफिकेशन मतलब तो होता है वर्गीकरण, मतलब कि डीसी जनरेटर को आगे वर्गीकृत भी किया गया है और भागों में भी बांटा गया है। तो देखो डीसी जनरेटर होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। डीसी जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। ठीक है, जो सेपरेटली एक्साइटेड होता है ना, उसको अपन किसी सेपरेटली सोर्स से एक्साइटेड करते हैं। उसको चलाने के लिए अपन को बैटरी की ज़रूरत होती है, या फिर एक्साइटर की ज़रूरत होती है, या फिर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स की ज़रूरत पड़ती है उस जनरेटर को चलाने के लिए। पर जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है ना, उसको एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। उसके खुद के अंदर ही ऐसे गुण होते हैं, मतलब कि उसके अंदर रेजिडेंशियल मैग्नेट होते हैं, तो उसी मैग्नेट के अनुसार वो खुद को स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, ये मैग्नेट है जो
जैसे कि जनरेटर को अपन चलाते हैं ना, तो जब उसको बंद कर देते हैं ना लास्ट में, तो उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक गुण जो होते हैं वो स्टोर रहते हैं, तो उसी स्टोरेज के कारण ये खुद को स्टार्ट कर लेता है। और ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो रेजिडेंशियल मैग्नेट होता है ना, वो ख़त्म हो जाने पर उसको वापस कैसे लाया जाता है, तो उसको वापस लाने की विधि को बोलते हैं फ्लैशिंग मेथड। फ्लैशिंग मेथड में क्या कि अपन एक्साइटर या बैटरी की मदद से फिर से उसको करंट देंगे तो उसके अंदर वो गुण वापस आ जाएंगे, ठीक है। और ये ख़त्म कैसे होते हैं, ये रेजिडेंशियल मैग्नेट ख़त्म कैसे होता है? ये ख़त्म होता है जैसे कि अपन जो भी जनरेटर मशीन होता है ना, उसको अपन उल्टा घुमा देते हैं, या फिर उसके अंदर आर्मेचर और वाइंडिंग के कनेक्शन गलत कर देते हैं, या फिर कुछ ज़्यादा ही समय तक उस मोटर जनरेटर को अपन पड़ा रख देते हैं, तो फिर उसके कारण वो जो मैग्नेट है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो मेन अपन बात करते हैं तो डीसी जनरेटर की बात होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। इनको और आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं एक तो सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, और एक होता है कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। सीरीज, शंट और कंपाउंड। फिर कंपाउंड भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कम्यूटेटिव जनरेटर और डिफरेंशियल जनरेटर, ठीक है। कम्यूटेटर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? लॉन्ग शंट जनरेटर, शॉर्ट शंट जनरेटर। डिफरेंशियल भी 2 होते हैं, लॉन्ग शंट जनरेटर और शॉर्ट शंट जनरेटर, ठीक है। तो ये इसके पूरा वर्गीकरण की ये जो है इसके पूरा जो टेबल है आ जाती है कभी कभी एग्जाम में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे सेपरेटली एक्साइटेड की। फील्ड के बेसिस पर एक्साइटेशन के 2 टाइप होते हैं जनरेटर के स्टार्ट करने के हिसाब से। एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, एक होता है सेल्फ। तो सबसे पहले सेपरेटली की बात करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे अपने पास जनरेटर है, ये जनरेटर का सिंबल ईजी से इसको डिनोट करा गया। जनरेटेड ईएमएफ इसको बोलते हैं। ये कार्बन ब्रश लग रखे हैं और इसके अंदर जो है आर्मेचर की करंट मूव कर रही है। ये आर ए मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस, आई ए मतलब आर्मेचर का करंट है, और ये आगे लोड कनेक्ट है अपन को, जिसको आई एल से डिनोट कर रहे हैं, तो वो हो गई लोड करंट। आर एल का मतलब हो गया लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये जनरेटर हो गया। और ये वाला जो है अपना एक्साइटर है, जिसको अपन बाहर से अपन एक्साइटेड करें ना वो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेपरेटली सोर्स लगा हुआ है, बैटरी का सोर्स लग रखा है, बैटरी को सोर्स लग रखा है। इसको कंट्रोल करने के लिए अपन को रियोस्टेट की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे रियोस्टेट लगा रखा है जो कि करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसके अंदर फील्ड वाइंडिंग का अपन ने यूज़ करा है। फील्ड वाइंडिंग शंट वाइंडिंग करी हुई है। तो आर एस एच मतलब कि शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, आई एस एच मतलब शंट वाइंडिंग की करंट, और ये पैरेलल को में कनेक्ट है। शंट वाइंडिंग इसलिए E1 और E2 से इसको डिनोट करा गया है। और अगर यही सीरीज वाइंडिंग होती तो इसको D1 और D2 से अपन डिनोट करते हैं। तो इसका जो अपन ईजी का अपन को फॉर्मूला निकालना है, तो ईजी का फॉर्मूला अपन कैसे निकालेंगे, उसके लिए छोटी सी डेरिवेशन है, उसको अपन करेंगे, ठीक है। तो KVL लगा के ईजी का अपन फॉर्मूला निकालेंगे। तो चलिए उस फॉर्मूले को भी निकालते हैं। उससे पहले ये बात करते हैं कि जो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है ना, वो काम क्या आता है। इस प्रकार के जनरेटर में फील्ड कॉइल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सप्लाई देके स्टार्ट करते हैं, जैसे बैटरी एक्साइटेड एक्सेट्रा से उत्तेजित किया जाता है, जो कि बात अभी अपन ने करी थी। और इस जनरेटर का यूज़ कहाँ होता है? इस जनरेटर का यूज़ हमेशा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या फिर धातु शुद्धिकरण के लिए इसका यूज़ करा जाता है, ठीक है। धातु शुद्धिकरण के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इसका अधिक उपयोग होता है। किसका? सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का। और अगर थ्योरी की बात करें तो इसके अंदर अपन ने EMF जनरेटर को कनेक्ट करा हुआ है, जनरेटर को लोड से कनेक्ट करा हुआ है, और सेपरेटली अपन ने एक्साइटर बैटरी का यूज़ यहाँ पे करा गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे IA इक्वल्स टू IL होगा। मतलब कि जो आर्मेचर के अंदर करंट होगी ना, वही तो लोड के अंदर करंट जाएगी। तो ये एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। अब इसके अंदर जो जो भी चीज़ें उनको अपन ने लिख देना है और इसका पूरा जो है सॉल्व कर देना। तो वो भी अपन एक बार पूरा सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले अपन इसका ये जो ईजी का फॉर्मूला है उसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। मतलब कि इसकी डेरिवेशन को अपन पूरा एक बार देखते हैं। KVL लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ, सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो सबसे बात करते हैं यहाँ पे सेपरेटली एक्साइटेड DC जनरेटर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ इसका, फिर इसका ईजी का जो है फॉर्मूला भी अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे इसको जनरेटर बना देंगे।
जिसको अपन EG से डिनोट कर देते हैं। इसके ऊपर कार्बन ब्रश लगा दिए हैं और इसके अंदर वायर कनेक्ट कर दिया है। इसी वायर के अंदर अपन आगे लोड कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे लोड कनेक्ट कर दिया। एक लोड कुछ भी हो सकता है, आप किसी भी प्रकार का लोड आप चला सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर अपन लिख देंगे लोड। अब देखो EG का जब अपन जनरेटर को चलाएंगे तो इसके अंदर करंट जनरेट होगी, तो जो करंट जनरेट होगी उसको अपन IA नाम दे देते हैं, IA। अब इसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा, तो उसको अपन RA का नाम दे देते हैं। अब देखो किसी किसी में रेजिस्टेंस को अपन बाहर भी लगा देते हैं, इसी का ही रेजिस्टेंस, और किसी में अंदर ही रखते हैं। तो RA का मतलब इसका रेजिस्टेंस होता है आर्मेचर का, ठीक है। और इसका जो सिंबल अपन कर देते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब जो IA करंट होगी वो लोड के अंदर भी जाएगी, तो लोड के अंदर जाएगी तो उसको बोलेंगे IL। और लोड का भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो उसको अपन RL से डिनोट कर देते हैं। तो ये तो हो गया जनरेटर। अब बात करते हैं अपन इसमें इसके अंदर अपन एक्साइटर भी लगाते हैं। तो एक्साइटर के लिए यहाँ पे अपन सबसे पहले रियोस्टेट कनेक्ट कर देते हैं। ये रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया, सिंबल है ये रियोस्टेट का, इसको RH भी बोलते हैं अपन। एंड नेक्स्ट अपन इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये बैटरी कनेक्ट कर दी है और इसको वाइंडिंग से कनेक्ट कर देते हैं। वाइंडिंग कौन सी यहाँ पे यूज़ में लेंगे अपन, शंट फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। ये शंट फील्ड वाइंडिंग यूज़ में ले लिए, ठीक है। तो इसको अपन सिंबल दे देंगे प्लस माइनस। तो जब ये करंट मूव करेगी तो करंट आगे जाएगी तो शंट वाइंडिंग में जाएगी, तो इसको नाम दे देंगे ISH, मतलब कि शंट की करंट है, ठीक है। शंट के अंदर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसको दे देते हैं अपन नाम ISH, ठीक है। अब इसको जो शंट ये पैरेलल वाइंडिंग है तो इसको E1 और E2 से डिनोट कर देंगे। अब अपन बात करते हैं इसकी डेरिवेशन की। तो सबसे पहले यहाँ पे जो जो भी चीज़ है उसको अपन लिख देते हैं। सबसे पहले हेयर अपने पास सबसे पहले IA और RA को लिख देते हैं, IA RA। फिर IL और RL को लिख देते हैं, IL RL। फिर ISH और RSH को लिख देते हैं, ISH RSH। और ये EG को लिख देते हैं। मतलब एब्रीवेशन का काम कर रहे हैं कि इनको अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो IA को तो बोल रहे हैं आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट, ठीक है। IA का मतलब आर्मेचर करंट, RA का मतलब आर्मेचर का रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। IL का मतलब हो गया लोड करंट, ठीक है, लोड करंट। और RL का मतलब हो गया लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। ISH का मतलब हो गया शंट करंट, शंट फील्ड करंट बोलो, शंट करंट बोलो, बात एक ही है। और RSH का मतलब शंट फील्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। और EG को अपन यहाँ पे बोल रहे हैं जनरेटेड EMF, क्योंकि जो जनरेटर है वो EMF को ही जनरेट कर रहा है। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं, अपन को EG का फॉर्मूला निकालना है। तो उसके लिए अपन यहाँ पे KVL का यूज़ करेंगे। KVL को मेश लॉ भी बोलते हैं, क्योंकि EG यहाँ पे वोल्टेज का काम करता है, EMF मतलब वोल्टेज। तो अपन को EG का अपन को फॉर्मूला निकालना है, तो अपन KVL से निकालेंगे। तो KVL का यूज़ करके इन सब चीज़ों को अपन एक बार लिख लेंगे, ठीक है। तो EG को लिखेंगे सबसे पहले पॉजिटिव में, EG पॉजिटिव में, तो EG पॉजिटिव के अंदर। फिर अपन लिखेंगे IARA, जो ये I है, और
ये आ रहे हैं, इसको अपन नेगेटिव में लिखेंगे। ये देखो इसके नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव आई ए आ रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन लोड की बात कर रहे हैं, ये लोड ये भी नेगेटिव में आई एल और आर एल, पीछे वाला साइन लेते हैं, ठीक है, माइनस आई एल आर एल इजक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे KVL का यूज़ करा। तो सबसे पहले EG का फॉर्मूला निकालने के लिए अपन को EG को इधर ही रख देते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो EG इजक्वल्स टू, ये नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, आई ए आर ए प्लस आई एल आर एल। अब देखो V इजक्वल्स टू होता है आई आर, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। V इजक्वल्स टू होता है आई आर। तो यहाँ पे देखो ये I और R, इसको अपन V लिख देंगे, V आई एल और आर एल को अपन यहाँ पे V लिख देंगे, ठीक है। बाकी एज इट इज़ आई ए आर ए। तो EG का जो मेन फॉर्मूला होगा वो EG इजक्वल्स टू V प्लस आई ए आर ए। तो ये EG का फॉर्मूला आ गया। और अपन अगर वोल्टेज निकालना चाहें तो V इजक्वल्स टू EG माइनस आई ए आर ए, ये अपने पास वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया। तो इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं ज़्यादातर, तो ये उसके लिए है। और अगर अपन पावर की बात करें तो पावर भी निकाल सकते हैं। तो पावर के लिए अपन को सिंपल सा पावर P इजक्वल्स टू क्या होता है, P इजक्वल्स टू होता है VI। अब यहाँ पे V का क्या काम कर रहा है, वोल्टेज का काम तो EG कर रहा है, और I क्या है यहाँ पे आर्मेचर की करंट है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो P इजक्वल्स टू EG मल्टीप्लाई आई ए। तो ये हो गया पावर का फॉर्मूला, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो था अपने पास सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर का। अपन ऐसे कैसे सेम टू सेम अपन जो है सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का भी फॉर्मूला निकालते हैं। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर की अगर थ्योरी की बात करें तो जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है ना, वो सेल्फ की करंट से स्टार्ट होता है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर सेल्फ से कैसे स्टार्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या रेजिडेंशियल मैग्नेट होते हैं, तो उसके कारण वो स्टार्ट होता है। और रेजिडेंशियल मैग्नेट अगर ख़त्म हो जाए तो उसको फ्लैशिंग मेथड से अपन फिर से उसको ला सकते हैं। और ये ख़त्म क्यों होते हैं, जब अपन या तो वाइंडिंग का कनेक्शन गलत कर देते हैं आर्मेचर के साथ, या फिर मोटर को उल्टी घुमा देते हैं, मशीन जनरेटर को उल्टा घुमा देते हैं, या फिर उसको कई समय तक वो पड़ा रह जाता है जिसको अपन यूज़ में नहीं लेते हैं। तो उस कारण जो है जनरेटर का वो रेजिडेंशियल मैग्नेट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। रेजिडेंशियल मैग्नेट को अपन फिर से अपन ला सकते हैं और फ्लैशिंग मेथड से। और फ्लैशिंग मेथड किसको कहते हैं, जैसे कि अपन कोई भी करंट या फिर बाहर जो एक्सटर्नल बैटरी सोर्स होते हैं उससे अपन कुछ देर के लिए उसको करंट अपन देंगे, तो उसके कारण वो फिर से जनरेट हो जाएंगे। तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के अंदर इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर पैरेलल में अपन शंट वाइंडिंग का यूज़ में लेते हैं, इसके अंदर सीरीज वाइंडिंग का यूज़ में लेंगे। तो चलिए इसको भी इसका फॉर्मूला निकालते हैं। EG का फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जनरेटर EG बना देते हैं, जनरेटर EG, ये कार्बन ब्रश, और इसको जोड़ देंगे अपन आगे। अपन इसके अंदर सीरीज वाइंडिंग कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और लोड कनेक्ट कर देते हैं, और नेक्स्ट वाइंडिंग को जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं। ये लोड है, ठीक है, LOAD। ये जनरेटर है, ये वाइंडिंग है, कौन सी सीरीज है, तो इसको अपन डिनोट करेंगे D1 और D2 से, ठीक है। अब देखो ये जो है इसको अपन जब ऑन करेंगे जनरेटर चालू होगा तो इसमें EMF इंड्यूस होगा, तो करंट जनरेट होगी। तो उसी करंट को अपन बोलेंगे IA, जो कि आर्मेचर करंट होती है। और इसी के अंदर कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो इसको बोलेंगे RA, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ठीक है। और फिर ये करंट आगे सीरीज वाइंडिंग में जाएगी, तो इसको बोलेंगे ISC, सीरीज की करंट। सीरीज़ के अंदर कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो इसको बोलेंगे RAC, सीरीज़ का रेजिस्टेंस। फिर वही करंट आगे जाएगी, तो इसको बोलेंगे लोड करंट IL, क्योंकि ये लोड में जा रही है। अब इसी लोड का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, तो इसको अपन RL से डिनोट करेंगे, मतलब कि लोड का रेजिस्टेंस। सबका सिंबल लगा देते हैं। ये जा रही है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव
पॉजिटिव, फिर आ जाएगा नेगेटिव, सिंबल तो सही है ना, पॉजिटिव। एक मिनट, यहाँ पॉजिटिव से शुरू कर रहे हैं, इसको नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, फिर यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो इस प्रकार ये मूव करेगी करंट। तो अपन सबसे पहले यहाँ पे जो जो भी चीज़ें उसको लिख देते हैं, फिर इसका फॉर्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले हेयर ई जी इजक्वल्स टू, ई जी का लिख देते हैं। ई जी क्या है, आई ए क्या है, आर ए क्या है, आई एस सी क्या है, आर एस सी क्या है, आई एल क्या है, आर एल क्या है। ठीक है, तो ये सब अपन ने लिख दिया। ई जी मतलब जनरेटेड ईएमएफ। आई ए का मतलब होता है आर्मेचर की करंट, आर्मेचर करंट। ठीक है, नेक्स्ट आर ए का मतलब आर्मेचर रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस। आई एस सी का मतलब सीरीज की करंट, आर ए सी का मतलब सीरीज का रेजिस्टेंस, और आई एल का मतलब लोड करंट, और आर एल का मतलब लोड का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। इसके अंदर जो भी चीज़ें इसको लिख ली, तो अब अपन केवीएल का यूज़ करते हुए इनके सिंबल से इसको इक्वेशन बना लेते हैं। तो यूज़ केवीएल, ठीक है। तो केवीएल के अनुसार यहाँ पे ईजी जो होगा पॉजिटिव है यहाँ पे, ईजी। फिर आई ए और आर ए, आई ए और आर ए, आई ए नेगेटिव के अंदर है, आर ए आई ए तो नेगेटिव आई ए आर ए। फिर आगे चलते हैं अपन आई एस सी और आर एस सी, ठीक है, ये भी नेगेटिव में है। ओके, फिर अगर बात करते हैं लोड की, ये भी नेगेटिव के अंदर है, आई एल और आर एल, आर एल इजगल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब अपन यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले अपन को ईजी निकालना है, तो ईजी को रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो ईजी इजगल्स टू, ये सब नेगेटिव में तो उधर पॉजिटिव में हो जाएंगे, आई ए आर ए प्लस आई एस सी आर एस सी प्लस आई एल आर एल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो करंट आई ए में फ्लो हो रही है वही आई एस सी में फ्लो हो रही है और वही आई एल में फ्लो हो रही है। मतलब कि जो आई ए है वो इक्वल्स टू है आई एस सी के और आई एल के, ये तीनों इक्वल है। तो अपन आई एल को भी आई ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अपन इसको क्या करेंगे, आई एस सी को आई ए भी लिख सकते हैं, तो आई एस सी को आई ए लिख देंगे। इज इक्वल्स टू आई ए आर ए प्लस आई ए आर एस सी। आई ए को तो लिख सकते हैं, आई एस सी को, पर आर एस सी को तो नहीं लिख सकते, ये एज इट इज आ जाएगा, प्लस आई एल आर एल। अब देखो यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, कॉमन ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू आई ए कॉमन आ जाएगा, बचा अपने पास आर ए और इधर बच गया प्लस आर एस सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आई एल आर एल एज इट इज आ जाएगा। अब अपने पास वी इक्वल्स टू होता है आई आर, वी इक्वल्स टू आई आर। तो देखो आई और आर, तो इसकी जगह वी लिख सकते हैं, तो ई जी इक्वल्स टू आई ए आर ए प्लस आर एस सी प्लस वी। तो अगर ई जी की बात करें तो ई जी का फॉर्मूला ये है, ई जी आई ए वी प्लस आई ए आर ए प्लस आर एस सी। ठीक है, और वोल्टेज निकालने का बात करें तो वी इक्वल्स टू ई जी माइनस आई ए, इसी को वी को इधर रहने दो, बाकी को उधर भेज दो, आई ए आर ए प्लस आर एस सी।
तो ये वोल्टेज का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसमें पावर सेम ही निकलेगी, P इक्वल्स टू वी आई होता है, P इक्वल्स टू वी आई होता है। तो P इक्वल्स टू वी क्या है यहाँ पे, ई जी, एंड आई क्या है यहाँ पे, आई है आर्मेचर की करंट। तो पावर तो यही रहेगी। तो सेल्फ एक्साइटेड के लिए भी निकाल लिया और सेपरेटली एक्साइटेड के भी लिए भी निकाल लिया। तो ये आपको ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। अपन फिर से बात करते हैं अपनी थ्योरी का, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करते हैं। तो इसी के अंदर अपन अगर इसके टॉपिक्स की बात करें तो आगे इसमें कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे कि अपन ने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। तो उस क्लासिफिकेशन के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको तो अपन ने पढ़ लिए। अब अगर इसकी बात करें जैसे कि और अगर क्लासिफिकेशन में जैसे कि कंपाउंड जनरेटर भी था और डिफरेंशियल कम्यूटेटिव और भी टाइप के जनरेटर थे, तो उनको भी एक बार देख लेते हैं। डेरिवेशन जो मेन थी वो अपन ने इम्पोर्टेंट कर लिए। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं शंट तो हो गया। कंपाउंड जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। कम्यूटेटिव कंपाउंड जनरेटर होते हैं ना, इसके अंदर क्या होता है, जो फ्लक्स होता है ना वो प्लस होता है, मतलब जुड़ता है। किसका किसका, सीरीज का और शंट का। देखो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनता है, जैसे कि ये जनरेटर ई जी A1 और A1 A2 से अपन ने डिनोट करा, और कम्यूटेटिव है तो इसके अंदर कंपाउंड है, कंपाउंड का ही पार्ट कम्यूटेटिव है, और कंपाउंड का मतलब होता है सीरीज और शंट दोनों मिक्स में होना। तो यहाँ पे सीरीज वाइंडिंग लगा रखी है जिसको D1 और D2 से डिनोट कर दिया। इसी को आगे जाके अंदर सीरीज तो लग गई, अब शंट भी लगाएंगे, तो ये शंट के अंदर E1 और E2 से अपन ने शंट वाइंडिंग भी लगा दी है। तो जो इसका फ्लक्स होगा और इसका फ्लक्स होगा उनकी डायरेक्शन एक है। देखो इसकी भी डायरेक्शन ऊपर की ओर है, इस वाले की भी डायरेक्शन ऊपर की ओर है। तो जो ये दोनों फ्लक्स होंगे ना ये जुड़ेंगे, तो फाई इक्वल्स टू फाई एस सी, और फाई एस सी और फाई एस एच दोनों जुड़ेंगे कम्यूटेटिव के अंदर। और डिफरेंशियल इसका जस्ट अपोजिट है। डिफरेंशियल में क्या होंगे, ये दोनों माइनस होंगे। कैसे, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। देखो यहाँ दोनों फ्लक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब कि फाई इक्वल्स टू फाई एस एच माइनस फाई एस सी होगा। देखो ये आर्मेचर है, जनरेटर है, A1 A2 से डिनोट करा है, और यहाँ पे D1 D2 सीरीज वाइंडिंग को डिनोट करा है जिसको फाई एस सी यहाँ पे फ्लक्स है, एंड ये घूमकर आगे जा रहा है ना तो इसको फाई एस एच से डिनोट करा हुआ है, जिसका टर्मिनल है E1 E2, मतलब कि ये शंट वाइंडिंग है, ये सीरीज है ये शंट है। तो इसकी डायरेक्शन ऊपर जा रही है, इसकी डायरेक्शन नीचे आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो फाई इक्वल्स टू फाई एस एच माइनस फाई एस सी। तो यहाँ पे माइनस होता है डिफरेंशियल के अंदर, और कम्यूटेटिव के अंदर हमेशा जुड़ता है। तो ये छोटा सा डिफरेंस ध्यान में रखने की बात है। आप नेक्स्ट टॉपिक की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, तो चलिए उसको पढ़ते हैं। तो जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है जिसको अपन लॉसेस का नाम देंगे, कि जो अपना जनरेटर होता है ना इसके अंदर कुछ लॉसेस भी होते हैं। रोटेटिंग पार्ट होगा तो कुछ फ्रिक्शन के कारण या फिर रोटेट होने के कारण कुछ लॉसेस भी होते हैं। तो वो लॉसेस क्या क्या हैं, कौन कौन से लॉसेस हैं, उसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं लॉसेस की। तो नेक्स्ट टॉपिक है लॉसेस। तो लॉसेस जो होते हैं जनरेटर के अंदर हमेशा दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कांस्टेंट लॉसेस और वेरिएबल लॉसेस। कांस्टेंट मतलब कि स्थिर हानियाँ, ये तो है ना, मतलब कि होनी होनी है, मतलब कि चाहे कुछ भी कर लो ये कांस्टेंट लॉसेस तो होते ही होते हैं। और वेरिएबल लॉसेस है ना वो अस्थिर हानि होती है, मतलब कि करंट वोल्टेज पे डिपेंड करती है ये। तो जो ये है वो स्थिर हानियाँ। तो इनके आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो लॉसेस दो प्रकार के होते हैं, कांस्टेंट लॉसेस, वेरिएबल लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस के अंदर आता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस हमेशा टोटल जितना भी लॉस होता है ना उसका 30 to 40% कॉपर लॉस होता है, ठीक है। और कांस्टेंट लॉसेस के अंदर आता है शंट फील्ड लॉस और स्ट्रे लॉसेस, ठीक है। और फिर बात करते हैं स्ट्रे लॉसेस दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, आयरन लॉसेस और मैकेनिकल लॉसेस। फिर आयरन लॉसेस भी दो प्रकार के होते हैं, कौन से, कोर लॉसेस और मैग्नेटिक लॉसेस। और मैकेनिकल लॉसेस भी दो प्रकार के होते हैं, फ्रिक्शन लॉस और एयर गैप लॉस, ठीक है। तो कुल मिला के ये सब लॉसेज होते हैं, पर जो मेन इंपॉर्टेंट लॉसेज है वो सबसे ज़्यादा है जो आयरन लॉसेज होते हैं ना, वो आयरन लॉसेज जो होते हैं ना उसकी अपन बात करेंगे, और मैकेनिकल लॉसेज की बात करेंगे,
और यहाँ पे अपन बात करेंगे, और अपन बात करेंगे यहाँ पे कॉपर लॉसेस की बात करेंगे। ठीक है, लॉसेस को हमेशा डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। डब्ल्यू आई की बात करेंगे, डब्ल्यू एम की बात करेंगे अपन, एक मिनट में यहाँ पे लिख देता हूँ। डब्ल्यू आई की बात करेंगे और डब्ल्यू एम की बात करेंगे और डब्ल्यू सी की बात करेंगे टोटल लॉसेस के बारे में, डब्ल्यू टी इक्वल्स टू। ठीक है, तो आयरन लॉसेस में क्या होता है, मैकेनिकल लॉसेस में क्या होता है और कॉपर लॉसेस में क्या होता है, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। बाकी ये लॉसेस की पूरी टेबल है और इनको भी अपन बना सकते हैं या इनको भी पढ़ सकते हैं। तो जो मेन है उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले आयरन लॉसेस की बात करते हैं। इसको अपन मैग्नेटिक लॉसेस भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो कम्यूटेटर मशीन के अंदर है ना, मैग्नेटिक पाथ में फ्लक्स का जो फ्लो होता है ना, उसमें उसमें जो लॉसेज होते हैं ना, उसको अपन आयरन लॉसेस कहते हैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, हेजिटेरिस लॉसेस और होते हैं एडी करंट लॉसेस। सबसे पहले बात करते हैं हेजिटेरिस लॉसेस क्या होता है। जब देखो डीसी कम्यूटेटर होता है ना, डीसी मशीन होती है, कम्यूटेटर होता है, तो जब उसका आर्मेचर हमेशा नॉर्थ एंड साउथ एरिया में घूमता है, मतलब कि पोल्स के अंदर घूमता है ना, तो उसमें फ्लक्स का परिवर्तन तेजी से होता है। तो इस आर्मेचर के अंदर क्या होता है, लो भाग के अंदर जो आर्मेचर का जो लोह वाला भाग होता है ना, उसके अंदर ये लॉसेज होते हैं। अब ये कैसे होते हैं, सपोज कि जैसे कि ये आर्मेचर है, पोल्स के बीच में घूम रहा है, तो जब ये घूमेगा ना तो इसके अंदर आयरन लॉसेज होंगे। कैसे होंगे, ये बार बार मैग्नेटाइज भी होगा और डीमैग्नेटाइज भी होगा। जब ये 90 पर होगा ना तो मैग्नेटाइज होगा, और जब ये अपोजिट में 90 टू 70 पर होगा ना तो मैग्नेटाइज होगा। तो इसके कारण ये घूमता है बार बार, तो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होगा। इस कारण उसके अंदर कुछ लॉसेज होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं हेजिटेरिस लॉसेस, जो कि आयरन लॉसेस का पार्ट है। ठीक है, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने के कारण इसको अपन हेजिटेरिस लॉसेस बोलते हैं, और आयरन लॉसेस का ये पार्ट है। इसका सिंबल डब्ल्यू एच से इसको डिनोट किया जाता है, हेजिटेरिस लॉसेस को। ठीक है, हेजिटेरिस लॉसेस को डब्ल्यू एच से डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यू होती है नीटा बी की पावर 1.6 एफ वी। एफ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, वी वहाँ वोल्टेज है, और नीटा फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं, और बी फ्लक्स है। ठीक है, ये निर्धारित फिक्स वोल्टेज तथा फिक्स आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये है ना, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है ये वाला लॉसेस। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन इसको लॉसेस को कम करने के लिए अपन जो ये स्टील का जो आयरन होता है ना, इसके अंदर अपन सिलिकॉन की कुछ मात्रा मिलाते हैं, जो कि अपन ने पहले भी बात करी थी। अपन जो पार्ट्स अपन बात कर रहे थे, जो अपन ने बात करी थी, शाफ्ट की बात करी थी, तो स्टील की होती है, तो उसके अंदर सिलिकॉन की कुछ मात्रा मिलाई जाती है। तो बस ये वहीं उसी लॉसेस को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए, ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, कम करने के लिए सिलिकॉन की मात्रा मिलाई जाती है। ठीक है, 3.8 से 4.6% की। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडी करंट लॉसेस, जो कि आयरन लॉसेस का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट तो हेजिटेरिस लॉसेस, सेकंड है एडी करंट लॉसेस। इसको बोलते हैं भंवर धारा हानि। इसमें क्या होता है कि जब डिस्ट धारा का जो मशीन का आर्मेचर होता है ना, उसके अंदर जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घूमता है ना, तो आर्मेचर का जो लो वाली उसके अंदर लोहे की ब्लेड्स होती हैं, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस करता है। आर्मेचर का काम ही होता है कि ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो उसके कारण जो उसके घूमने के कारण उन जो आयरन की ब्लेड से वो बना होता है ना, उसके अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न होती है जब वो रोटेट करता है। मतलब कि उसके अंदर एडी करंट लॉसेस होना स्टार्ट हो जाता है जब वो रोटेट करता है। तो उन्हीं भंवर जब उसमें करंट फ्लो होता है ना, तो उसी करंट को ही अपन एडी करंट लॉस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ करंट का लॉसेज होता है उसके घूमने के कारण। ठीक है, इसको डब्ल्यू ई से डिनोट किया जाता है। और जो ये होता है, तो टोटल अपना जो आयरन लॉस होता है ना, डब्ल्यू एच इक्वल्स टू डब्ल्यू एच प्लस डब्ल्यू ई होता है। एडी करंट लॉसेज और हेजिटेरिस लॉसेज को मिला देते हैं तो वही आयरन लॉस कहलाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड लॉसेज कॉपर लॉसेज की। कॉपर लॉस कैसे होता है, तो कॉपर लॉस तो है ना, इसको अपन विद्युत हानि भी बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक लॉस भी बोलो या फिर कॉपर लॉस बोलो, बात एक ही है। तो ये क्या होता है कि मशीन का जो आर्मेचर होता है ना, उसकी कुंडली में उसमें उसमें आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है, आर्मेचर की करंट होती है, फील्ड का रेजिस्टेंस और फील्ड की करंट को जोड़ देते हैं ना, तो जब जोड़ते हैं ना तो ये कॉपर लॉसेज होता है। किस में होता है, आर्मेचर की वाइंडिंग में होता है, क्योंकि वाइंडिंग की कॉपर की बनी हुई रहती है। पूरा आर्मेचर वो तो स्टील का बना हुआ रहता है, जो अभी पीछे वाले लॉसेज में पड़ा था। जो कॉपर की वाइंडिंग होती है ना, उसमें जो लॉसेज होते हैं ना,
उसको अपन कॉपर लॉसेस बोलते हैं, ठीक है। WCU इक्वल्स टू आर्मेचर का करंट, रजिस्टेंस आर्मेचर का, फील्ड की करंट और फील्ड की रजिस्टेंस जो मिला देते हैं तो वो कॉपर लॉसेस कहलाता है। और कॉपर लॉसेस का जो टोटल कॉपर लॉसेस होता है वो 30-40% होता है, जितना भी लॉसेस हो रहा है उसका। एंड फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस क्या होता है, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये है ना, अब मैकेनिकल लॉस की बात करें तो इसके अंदर क्या कि जब वो घूमता है ना आर्मेचर, तो आर्मेचर का शाफ्ट किस पे टिका हुआ रहता है, बेरिंग पे टिका हुआ रहता है। तो बेरिंग पे टिका हुआ रहता है तो उसमें घूमने के कारण कुछ ना कुछ घर्षण होता है, मतलब कि कुछ ना कुछ पार्ट धीरे धीरे घिसता रहता है। तो उसी घर्षण को, बेरिंग में जो घर्षण होता है, उसी घर्षण को अपन मैकेनिकल लॉसेस के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये टोटल लॉसेस का 10 से 20% होता है। तो आई होप कि तीनों लॉसेस समझ में आ गए होंगे, आयरन लॉस, कॉपर लॉस और मैकेनिकल लॉस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसको कहते हैं, एफिशिएंसी को नीटा से डिनोट करते हैं। और एफिशिएंसी मतलब कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये एफिशिएंसी इसी को ही कहते हैं, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इक्वल्स टू एफिशिएंसी। नीटा यहाँ पे ये एफिशिएंसी को डिनोट कर रहा है। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा कि कॉपर लॉसेज, आयरन लॉसेज और मैकेनिकल लॉसेज क्या होते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे डीसी जनरेटर के अंदर उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्टली और जल्दी से बात करते हैं डीसी मोटर की, और डीसी मोटर के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उसके प्रिंसिपल्स को, उसको भी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो यूनिट है उसका नाम है अपना डीसी मोटर। तो चलिए डीसी मोटर के बारे में पढ़ते हैं, और जो जो भी जनरेटर्स इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं ना उसी को ही पढ़ेंगे, रिपीट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जो डीसी मोटर होती है ना, डीसी मोटर होती है ना, वो एक प्रकार मशीन का पार्ट है, एंड ये हमेशा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को, जनरेटर हाँ मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो मोटर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। कंस्ट्रक्शन जो है डीसी मोटर का सेम है पूरा का पूरा, जो भी जनरेटर का भी कंस्ट्रक्शन पड़ा था तो उसको अपन वापस नहीं पढ़ेंगे। और एक ही डीसी करंट मशीन को अपन मोटर या फिर जनरेटर दोनों प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो यदि मशीन को अपन इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ा जाता है तो मशीन मोटर की तरह वर्क करती है और मैकेनिकल फोर्स उत्पन्न करेगी। और यदि मशीन को प्राइम ओवर से घुमाया जाता है तो मैकेनिकल फोर्स से चलाए जाने के कारण वो जनरेटर की तरह वर्क करेगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। तो अपन एक ही मशीन को दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं डीसी मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या कहता है, जब जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तब भी मैंने इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करी थी। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रखते हैं तो वो घूमने का प्रयास करता है, तो उसी को ही हम डीसी मोटर का प्रिंसिपल कहते हैं। मतलब कि ये फेराडे के ईएमएफ में ईएमआई पे बेस्ड है इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल है। और डेफिनेशन यही है, बस मोटर के अंदर तो वो घूमने का प्रयास करता है और जनरेटर में अपन उस कंडक्टर को घुमाते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें तो ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी इंड्यूस होगी, ठीक है। तो बस इतना सा डिफरेंस है, ये इसका प्रिंसिपल है। एंड इसमें जो लगने वाला फोर्स होता है ना उसको F बराबर BIL बोलते हैं। B का मतलब होता है यहाँ पे मैग्नेटिक डेंसिटी, I का मतलब करंट, L का मतलब होता है कंडक्टर की लेंथ। तो ये फोर्स इसके अंदर लगता है, और उसके अंदर जो फोर्स लगता है ना उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए अपन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड की यहाँ पे अपन यूज़ कर रहे थे। अब जैसे कि करंट फाइंड करने के लिए जनरेटर में फ्लेमिंग का राइट हैंड यूज़ कर रहे थे ना, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड यूज़ कर रहे हैं फ्लेमिंग का फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए। तो वही अगर लेफ्ट हैंड के थंब को तो अपन फोर्स बोलेंगे, फर्स्ट फिंगर को बोलेंगे अपन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड, और मिडल फिंगर को बोलेंगे यहाँ पे करंट की डायरेक्शन। तो अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो करंट अंदर की ओर जाएगी, और यदि करंट अंदर की ओर जाएगी तो फोर्स नीचे की ओर लगेगा। तो उससे अपन इसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन इसकी कंडीशन की बात करते हैं, इसमें भी अलग अलग कंडीशंस हैं। तो डायरेक्शन अपन ऐसे पता कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर कंडीशन फर्स्ट कहती है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में अपन ने एक आर्मेचर को रखा हुआ है। तो देखो करंट कैरिंग कंडक्टर एक को अपन मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है,
और मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ पोल के और पार कर रही है, जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही हैं, आर्मेचर को पार कर रही हैं, ठीक है। और कंडीशन सेकंड में क्या हो रहा है कि अपन इसमें कंडक्टर को करंट फ्लो की जहाँ पे बात कर रहे हैं, उसमें तो आर्मेचर को रखा हुआ है और फ्लक्स जो है अपना मूव कर रहा है। यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव का सिंबल मतलब कि करंट जो है अंदर की ओर जा रही है, नेगेटिव सिंबल मतलब करंट बाहर की ओर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं तो अपन इसको नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में यहाँ पे कंडक्टर को रखा हुआ है, उसमें करंट की बात कर रहे हैं कंडक्टर में। तो कंडक्टर में करंट फ्लो की गई है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एब्सेंट है। मैग्नेटिक फील्ड इस बार नहीं, इस पर सिर्फ करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडक्टर का सेल्फ का भी मैग्नेट होगा, ठीक है। सेल्फ का मैग्नेट होगा तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जिसकी डायरेक्शन कॉर्क स्क्रू रूल से ज्ञात कर सकते हैं। फ्लेमिंग का राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि उसमें अपन को करंट की भी ज़रूरत होती है, पर यहाँ पे तो अपन करंट को अब्सेंट कर रहे हैं, तो इसलिए कॉर्क स्क्रू रूल से यहाँ पे जो है डायरेक्शन फाइंड कर रहे हैं करंट की, ठीक है। मतलब कि प्लस मतलब अगर अंदर की तरफ स्क्रू को अपन अगर स्क्रू अपन कहीं पे भी लगाते हैं दीवार पे, स्क्रू वगैरह कील वगैरह, तो उसको अपन ऐसे मतलब राइट हैंड क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो मतलब वो प्लस की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। जैसे ही खोलेंगे मतलब करंट बाहर की ओर आएगी, ठीक है, मतलब वो नेगेटिव की ओर डायरेक्शन उसकी होगी। तो कंडीशन बी में अपन करंट को फाइंड कर रहे हैं। कंडीशन सी में अपन फोर्स की बात कर रहे हैं। पहले तो अपन ने फ्लक्स की बात करी थी, फिर करंट की बात करी थी। कंडीशन सी में अपन फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा कि जब करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव में होगी मतलब कि अंदर की ओर होगी, तो फोर्स जो है नीचे की ओर लगेगा और नीचे वीक फ्लक्स जनरेट होगा। और अगर नेगेटिव में होगा तो ऊपर की ओर तो वीक फ्लक्स होगा और स्ट्रॉन्ग फ्लक्स नीचे की ओर होगा और फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी। तो ये 3 कंडीशन है इसकी, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अपन इसके अंदर बात करते हैं ईबी की। पूरे जनरेटर के अंदर अपन बार बार ईजी की बात कर रहे थे, ईजी है ईजी वो, ईजी मतलब जनरेटेड ईएमएफ, पर यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ईबी की। ईबी मतलब बैक ईएमएफ। अब इसके अंदर क्या होता है, मोटर के अंदर हमेशा ईबी की बात करी जाती है। जैसे जनरेटर में ईजी की बात कर रहे थे ना, जनरेटेड ईएमएफ, तो यहाँ पे जो है मोटर के अंदर ईबी की बात करेंगे मतलब कि बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ क्यों बोलते हैं, देखो बैक ईएमएफ को अपन काउंटर ईएमएफ भी बोल सकते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। तो बैक ईएमएफ जो टॉपिक है इसके अंदर यहाँ पे जब मोटर का आर्मेचर होता है ना, कहीं भी हो, तो यहाँ पे जो ईएमएफ होता है ना, तो यहाँ पे बैक ईएमएफ बोलते हैं। और वो क्यों बोलते हैं, देखो मोटर के अंदर आर्मेचर को अपन कंडक्टर के अंदर कंडक्टर को जब रोटेट करवाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रोटेट करवाते हैं तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो फ्लक्स को काटने के कारण उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो जो ईएमएफ की डायरेक्शन होती है ना, उसको अपन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ज्ञात करते हैं। तो इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होती है वो अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट होती है। मतलब कि सपोज कि ये आर्मेचर है, ये जनरेट मोटर है, तो इसको अपन वोल्टेज का यहाँ पे सप्लाई कनेक्ट कर दिया, प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव। तो जो वोल्टेज होंगे पॉजिटिव की ओर इधर मूव करेंगे, मतलब इसकी डायरेक्शन नीचे की ओर होगी। पर जो इसका जो ईएमएफ जनरेट होता है ना, उसकी डायरेक्शन इसमें ऊपर होगी, मतलब हमेशा उल्टी होती है इसके अंदर डायरेक्शन। तो जो अप्लाइड वोल्टेज के अपोजिट डायरेक्शन होती है ना, इसलिए इसको बैक ईएमएफ बोला जाता है। तो इसको ईबी से डिनोट करते हैं, जबकि ईजी में ऐसा नहीं होता, उसमें अपन को वोल्टेज नहीं देने होते हैं। जनरेटर तो खुद वोल्टेज जनरेट करता है, पर मोटर को तो अपन वोल्टेज देने पड़ते हैं, उसको तो अपन को चलाना पड़ता है, क्योंकि उससे तो अपन मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं। तो इसी के कारण जो इसमें ईएमएफ होती है ना, वो बैक ईएमएफ होती है। तो बस ये छोटा सा इसके अंदर बैक ईएमएफ था। बैक ईएमएफ का फॉर्मूला वही होगा जो अपन ईजी का पढ़ रहे थे, EB = 5ZNP/60 है, ठीक है। तो सॉरी, तो यहाँ पे 5 मतलब फ्लक्स है, Z मतलब आर्मेचर में चालकों की संख्या, और N मतलब कि RPM इसकी स्पीड की बात की है, और P मतलब पोल्स की बात की है, और A मतलब आर्मेचर में समांतर पदों की संख्या। मतलब कि पूरा जो EG का फॉर्मूला है वो EB का फॉर्मूला है, कुछ भी इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पे बैक EMF बोलते हैं और वहाँ पे जनरेटेड EMF बोलते हैं। तो अब अपन इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, जनरेटर के बारे में भी, मोटर के बारे में भी, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे अपन ने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो में,
और यदि आपको ट्रांसफार्मर टॉपिक या फिर और भी कोई भी टॉपिक आपको इलेक्ट्रिकल से संबंधित देखना हो तो आप दूसरी वीडियोज़ पे जाकर देख सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।